हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट 4 के पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपने पेरेंटल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए मुझे पता है कि ये नोट्स आप लोग को थोड़ी सी टिपिकल लग रही थी, बट देखिए आज की एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोग को सभी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने नोट्स में कुछ नेसेसरी चेंजेस भी किए हैं। जहाँ भी टॉपिक्स थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, हम लोगों ने उसको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करके मतलब रीडिज़ाइन किया है, ठीक है, दोबारा से जो है चेंज किया है। तो पीडीएफ में थोड़े से चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे इस लेक्चर के बाद पीडीएफ दोबारा से चेक कर लेना, जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे पीडीएफ में अपडेट कर दिए जाएंगे। और बाकी देखिए आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता ही है कि ये यहाँ पे मेरी राइटिंग नहीं है, ये नोट्स बेसिकली मैंने एक दूसरे सर से प्रिपेयर करवाई है। और थोड़ा सा अभी मतलब उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो धीरे धीरे देखिए वो भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ गए हैं और आगे चल के वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हो जाएंगे। तो उनको अभी चूँकि स्टार्टिंग था तो उनको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई और उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया चीज़ों को। बट कोई बात नहीं, आज के एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोग यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत इजीली समझ जाओगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो पेरेंटल देखिए पेरेंटल हमारे वो पेरेंटल प्रोडक्ट देखिए सिंपली आप सभी को पता है भाई, जो भी हमारे इंजेक्शन वगैरह होती हैं वो सभी हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस वर्ड को समझना चाहें ना, तो पेरेंटल हमारा एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया जो कि हमारा पैरा इंट्रॉन, और इसका मतलब होता है आउटसाइड द इंटेस्टाइन। यानी देखिए ये हमारी वो फॉर्मुलेशन होती हैं जो कि हमारी डायरेक्टली बॉडी टिश्यू में दी जाती हैं, ठीक है। यानी ये हमारी डायरेक्टली बॉडी टिश्यू में इंजेक्ट करी जाती हैं। और मोस्टली जितने भी टाइप के पेरेंटल प्रोडक्ट हैं इनका यूज हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। यानी कि इनको यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। और मोस्टली इसके अंदर जैसे हमारा आईवी हो गया, ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शंस हो गए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हो गए। उसके बाद जो भी अस्पतालों में आप लोगों ने जो है देखा होगा बोतलों को चढ़ते हुए, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारी पेरेंटल प्रोडक्ट के अंदर आ जाती हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है कि हमारे डायरेक्टली बॉडी टिश्यू में जो है स्किन के थ्रू इंटर कर दी जाती हैं, ठीक है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास कर देती हैं। यानी इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई बायो अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ पे पेरेंटल प्रोडक्ट्स में देखने को मिलती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। बाकी देखिए पेरेंटल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा क्लीन और अनकंटामिनेटेड होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी बॉडी टिश्यू में या फिर कह सकते हो ब्लड में डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए अब हमारी ब्लड में जो चीज़ डायरेक्टली जा रही है वो 100% स्टेराइल होनी चाहिए। यानी उसके अंदर बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत ज़्यादा प्योर हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसीलिए देखिए जितनी भी पेरेंटल प्रिपरेशन होती हैं इनको मेनली हम लोग अपने एसेप्टिक एरिया के अंदर प्रिपेयर करते हैं और बहुत ही स्टेराइल कंडीशंस में। एसेप्टिक एरिया आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग अभी जाके देख सकते हो, हम लोगों ने इसके ऊपर लेक्चर बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इन सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे एसेप्टिक एरिया के अंदर की जाती है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज मस्ट अडियर टू करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी जीएमपी है, ठीक है, फिर सीजीएमपी हो गया, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, इन सभी के बारे में आप लोग को अपने आने वाले सेमेस्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो अभी देखिए थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये हमारी कह सकते हो एक मतलब एक कह सकते हो एक रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे सीजीएमपी के अंदर हमारे कुछ रूल्स मेंशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग मतलब आप लोग को चलना ही होता है। मतलब कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को इनके अंदर जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग जैसे किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो मेंशन होते हैं। तो उन सभी को फॉलो करना होता है, एक प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो उसको जरूर फॉलो करना चाहिए, मतलब कि स्पेशली पेरेंटल प्रोडक्ट के केस में इन सभी रूल्स को जरूर से जरूर फॉलो करना ही चाहिए। वाइल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शुड इंप्लीमेंट गुड एसेप्टिक प्रैक्टिसेस, और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे गुड एसेप्टिक प्रैक्टिसेस यानी कि जैसे जब भी यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो जब भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स का यूज होता है तो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक एसेप्टिक एनवायरनमेंट मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी को बनाते हुए और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को यूज करते हुए, ठीक है। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स में। अब अगर देखिए हम लोग यहाँ पे पेरेंटल प्रोडक्ट्स के यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए टाइप्स हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा सिंपल सा आ जाता है ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये हमारे वो सोल्यूशन होते हैं जो कि हमारे डायरेक्टली इंट्रावेनस मेथड से दिए जाते हैं। और देखिए जैसे इसका नाम है फ्लूइड, यानी कि देखिए ये हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होते हैं,
ठीक है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो लोग क्या होते हैं जब भी हॉस्पिटल में या फिर कहीं भी जाते हैं तो उनको यहाँ पे NaCl की बॉटल्स वगैरह चढ़ती हैं, तो वही सारे हमारे होते हैं, ठीक है, इन्हीं को ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स बोला जाता है। तो इसमें हमारा NaCl का सोल्यूशन होता है, डेक्सट्रोज का सोल्यूशन होता है, ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ पे डिहाइड्रेशन वगैरह के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज की जाती हैं। और फिर हमारा आ जाता है सोल्यूशन फॉर इंजेक्शंस। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये हमारे वो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इंजेक्शंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। दे कम इन सिंगल डोज और मल्टी डोज कंटेनर्स फॉर इंजेक्शन यूज। तो देखिए इंजेक्शन जैसे इंजेक्शन में ऐसा तो होता नहीं कि पहले से हमारा सोल्यूशन फिल होता है, सोल्यूशन हमारा अलग से होता है ना, जिसमें हमारे इंजेक्शन को हम लोग फिल करते हैं, ठीक है, जब भी यूज करना होता है तो वो जो भी सोल्यूशन होता है वो हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे हमारा डेक्सोमेथासोन का सोल्यूशन हो गया। और उसके बाद देखिए ये चीज़ थोड़ा सा आप लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी, आप लोग शायद न्यू देख रहे होंगे, पाउडर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारे कुछ पाउडर्स भी आते हैं जो कि हमारे इंजेक्टेबल यूज में लिए जाते हैं। तो देखिए ये हमारे क्या होते हैं, दीज स्टेराइल सॉलिड्स डिजॉल्व इनटू अ क्लियर प्रैक्टिकल फ्री सोल्यूशन व्हेन द वायल इज सेकंड टू द फाइनल वॉल्यूम। अब वायल क्या होता है, देखिए वायल हमारा वो कंटेनर होता है जिसमें हमारा ये पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो वायल कोई अलग सी चीज़ नहीं है, वायल हमारा क्या होता है, वायल हमारा वही कंटेनर होता है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी में हमारी जो भी लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो भी इंजेक्शन को यूज करना होता है, इंजेक्शन में डालना होता है, ठीक है। तो एक हमारा वायल्स होता है, एक हमारे एम्पूल्स होते हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग को बस यहाँ पे लेक्चर पे स्टिक करके रहना है और सभी चीज़ें आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे। तो देखिए कुछ हमारे पाउडर्स भी होते हैं, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे लिक्विड फॉर्म में जो हमारा सोल्यूशन है वो बहुत स्टेबल नहीं होता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग पाउडर फॉर्म में, जैसे जो हमारी API है, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, उसको हम लोगों ने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको यहाँ पे जब भी यूज करना हुआ तो उसको हम लोगों ने स्टेराइल वाटर में या फिर जो भी हमारा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन आता है उसमें डाला और उसके बाद तुरंत उसको मिलाया और इंजेक्शन में फिल किया और यूज कर लिया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे जो है कुछ कोलाइडल सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो इसमें भी देखिए ये हमारे जो है लगभग कह सकते हो इनकी टॉनिसिटी हमारी 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड के बराबर होती है। तो भाई ये सब आपको पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी में जैसे हमारी बॉडी में जो हम लोग पेरेंटल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हमारे आइसोटॉनिक नेचर के होने चाहिए, यानी उनकी टॉनिसिटी, उनका जो कंसेंट्रेशन होता है वो हमारे ब्लड के कंसेंट्रेशन के बराबर होना चाहिए ताकि वो हमारे ब्लड में जाके हार्म ना करें। और ब्लड का कंसेंट्रेशन किसके बराबर होता है, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये चीज़ आप लोग को पता होनी ही चाहिए। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, आइसोटॉनिसिटी कितनी होती है, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए यहाँ पे जो कि हमारा सिमिलर होता है ब्लड कंसेंट्रेशन के, जैसे हमारा आयरन डेक्सट्रॉन का हो गया। और उसके बाद देखिए हमारे कुछ कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन। तो देखिए ये कंसेंट्रेटेड मतलब आप लोग समझ रहे हो कि हमारे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने से पहले डाइल्यूट करते हैं, यानी कि इसमें हम लोग वाटर मिला देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। और फिर कुछ हमारे ऑयली इंजेक्शंस आ जाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हमारी कुछ ऑयली प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है। तो दे आर यूज टू क्रिएट कंट्रोल रिलीज। तो यहाँ पे देखिए ये मेनली हमारी जैसे कंट्रोल रिलीज, यानी कि जब दवा को हमें जो है थोड़ा सा धीरे धीरे स्लोली रिलीज करना होता है, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे इनका यूज करते हैं। वेयर ड्रग रिलीज इन ऑयली इंजेक्शंस डिपेंड ऑन इट्स मूवमेंट फ्रॉम ऑयल टू वाटर, ठीक है। तो ये हमारा जो है लगभग ऑयल से वाटर पे डिपेंड करता है। तो देखिए ये मेनली हमारा मतलब कहने का मतलब है कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस हमारी होती हैं। और फिर हमारे कुछ इम्प्लांट्स आ जाते हैं। अब देखिए इम्प्लांट्स का मतलब क्या होता है, तो इम्प्लांट्स बेसिकली हमारे NDDS होते हैं, यानी कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो इम्प्लांट्स में देखिए क्या होता है, इम्प्लांट्स में मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, यानी कि सर्जरी करके हमारे जो है स्किन में, ठीक है, हमारी कह सकते हो स्किन में जो है कुछ हमारी दवा स्टोर कर दी जाती है, ठीक है। जो कि हमारा क्या होता है ओवर द टाइम, यानी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, जैसे हमारी बॉडी में मान लीजिए कहीं पे सर्जरी करके, अब हालांकि ये बहुत कम यूज़ की जाती है भाई, क्योंकि कोई सर्जरी करके दवा अपने अंदर स्टोर कराना, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट यहाँ पे हाँ ये भी है कि ये भी हमारे एक टाइप के पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो चीज़ देखने लायक है। तो देखिए दीज क्लीन सॉलिड्स आर स्टोर्ड इन स्टेराइल कंटेनर्स टू स्लोली रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ओवर टाइम। तो इसको क्या होता है, इसको हमारी बॉडी में कंपैटिबल कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारा रखे और हमारी बॉडी के अंदर रख दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिससे वो हमारा स्लोली बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक अपनी दवा रिलीज करते रहते हैं। फिर कुछ हमारे स्टेराइल सॉलिड्स आ जाते हैं। तो देखिए ये भी लगभग हमारा स्टेराइल पाउडर जैसा होता है, जैसे दीज प्रिपरेशंस आर ड्राई स्टेराइल सॉलिड्स मिक्स्ड विद द सॉल्वेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये लगभग हमारा स्टेराइल पाउडर जैसा ही होता है। इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज करने से पहले अपने सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, एज द ड्रग बिकेम अनस्टेबल इन लिक्विड फॉर्म। और इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी ड्रग है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल होती है। तो ये लगभग सेम ही है हमारे यहाँ पे स्टेराइल पाउडर के जैसा।
ठीक है। और फिर हमारे कुछ इंजेक्टेबल इमल्सन्स आ जाते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, देखिए कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। जब जैसे इसमें इमल्सन हो गया तो जो इमल्सन फॉर्म होते हैं जैसे हमारा इंजेक्टेबल लिपिड इमल्सन्स, मिक्स्ड ड्रग इंग्रेडिएंट प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे इमल्सन के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे कुछ इंजेक्टेबल सस्पेंशन आ जाते हैं। तो अब देखिए अब ये हमारा सस्पेंशन के फॉर्म में होगा, इमल्सन सस्पेंशन, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम लोगों ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ लिया है सेकंड यूनिट में, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ें कि आप लोग लाइन से पढ़ते हुए आइए। अब सस्पेंशन आप लोगों को दोबारा से यहाँ बताने वाला तो है नहीं कि सस्पेंशन क्या होता है भाई। हमारा कोई भी लिक्विड्स में जो सॉलिड सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें हमारा उस टाइप का हो जाता है। और बाकी हमारे कुछ लायोफिलाइज्ड पाउडर हो जाते हैं। अब ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा नई चीज़ लग रही होगी, बट इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारी लायोफिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हमारे कुछ पाउडर प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे होते हैं। अब ये चीज़ अभी देखिए अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तब आप लोग पूरा समझ जाओगे। और उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो हमारे अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है इसमें देखिए इसमें जो एडवांटेज वाला पार्ट है ये थोड़ा सा मॉडिफाई रहेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है न्यू पेज से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग डोज के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंटल प्रिपरेशंस के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये दो टाइप की हो जाती हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा वो हमारी एक डिफरेंट टाइप थी यूज के फॉर्म में, ठीक है, कि यूज हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। अब अगर हमारी डोज के फॉर्म में हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो ये हमारे दो टाइप का होता है। पहला हो जाता है सिंगल डोज प्रिपरेशन। तो सिंपल सी बात है, जैसा इसका नाम ही है, ये हमारी सिंगल डोज प्रिपरेशन होती है, यानी इसको हम लोग एक ही बार यूज कर सकते हैं और इनके अंदर इनफ कंटेंट होता है जिसको हम लोग एक बार में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं बाहर, और यहाँ पे एडमिनिस्टर यानी कि बॉडी में जो है पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और मल्टी डोज प्रिपरेशन की बात करें तो जैसा इसका नाम है मल्टी डोज। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, देखिए एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि देखिए ये हमारी पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं। और पेरेंटल प्रिपरेशंस हमारी क्या होती हैं भाई, पेरेंटल प्रिपरेशंस हमारी बहुत ज़्यादा स्टेराइल और प्योर नेचर की होनी चाहिए। अब देखिए चूंकि ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी है मल्टी डोज। तो देखिए अगर हम लोगों को पेरेंटल को मल्टी डोज में यूज करना है तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली और बहुत ज़्यादा सावधानी से इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि देखिए पेरेंटल प्रोडक्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा स्टाइल होने चाहिए। और एक बार अगर हम लोगों ने पेरेंटल को ओपन कर लिया तो ओपन होने के बाद क्या होगा भाई, ओपन होने के बाद उसमें यहाँ पे हमारे कह सकते हो वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होगा। तो एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यहाँ पे हमारे पेरेंटल प्रोफेशंस में एंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे मल्टी डोज, देखिए अगर हमें एक ही बार यूज करना है तो एक बार हम लोगों ने खोला उसको, ठीक है, तुरंत यहाँ पे लिया और तुरंत बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार हम लोगों ने लिया उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको रख रहे हैं, ठीक है, हमें दोबारा से उसको यूज करना है। तो एक बार ओपन करने के बाद अगर हमें दोबारा से यूज करना है तो हमें यहाँ पे बहुत सावधानी से बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको यूज करना चाहिए ताकि वो यहाँ पे कंटामिनेटेड ना हो सके। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारे सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होता है जो कि यहाँ पे उसको बचा के रखता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए चूंकि इसको मल्टी डोज में यूज करना है तो इसको सिंपल सी बात है कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक भी इसे बचा के रखना होगा। तो इसीलिए इसके अंदर यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल दोज विथ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज डू नॉट रिक्वायर एडिशनल प्रिजर्वेटिव। और देखिए हमारे कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं, कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं, फिर उसके अंदर कुछ हमारे ऐसे कह सकते हो हमारे जो है ऐसे एक्सपिएंट्स यूज कर दिए जाते हैं जिनके अंदर इनहेरेंट मतलब जैसे जन्मजात बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे दवा के केस में कि उसके अंदर खुद से ही यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर दवा के अंदर खुद से है तो हमें अलग से डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देखिए जिसके अंदर खुद से होती है उसके लिए अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाउएवर बीइंग फॉर मल्टीपल यूजेज इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन वंस ओपन। तो देखिए वही चीज़ है कि अगर एक बार यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो उसके कंटामिनेट यानी कि उसके इम्प्योर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें मल्टीपल यूज करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने पेरेंटल प्रिपरेशंस के एडवांटेजेस के बारे में तो देखिए ये वाला पार्ट हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, बट यहाँ पे अब काफ़ी सिंपल है। जैसे हमारा पेरेंटल के एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए बहुत सिंपल सा एडवांटेजेस सबसे पहला आ जाता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। अब देखिए ये जो पेरेंटल्स हैं ये मोस्टली हमारी बॉडी टिश्यू में डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर दी जाती हैं, तो ना इनको कोई बाईपास, ना इनको जो है लिवर से कोई बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ये सब कुछ अवॉइड करते हुए डायरेक्टली हमारी बॉडी टिश्यूज में एंटर कर जाती है, यानी डायरेक्टली कह सकते हो हमारे ब्लड में एंटर कर जाती हैं। तो ब्लड में जब डायरेक्टली कोई दवा एंटर करेगी तो वहाँ पे तुरंत एक्शन शो करेगी। तो देखिए आपको पता है भाई हमें कोई भी अगर हम लोग टैबलेट खाते हैं तो एक्शन आने में कितना टाइम लगता है, वहीं अगर हमें कोई इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो तुरंत आराम मिल जाता है क्योंकि बहुत रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। तो वही चीज़ है। उसके बाद प्रिसाइज डोजिंग, तो देखिए भाई एक हमारा डोज फिक्स होती है, जितना इंजेक्शन में एक बार में आएगा उतना ही डोज हमारा जाएगा। उसके बाद देखिए बाईपास जीआई बैरियर्स, तो जितने भी हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बैरियर्स होते हैं उनको बाईपास कर दी जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा डायरेक्टली हम लोग माउथ से तो एडमिनिस्टर करते नहीं है।
और उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है, यानी उसको होश नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इल पेशेंट है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल डोजेज फॉर्म होती है। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बाईपास कर देती हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ही होता है कि कितनी दवा हमारे ब्लड में पहुँच रही है। तो देखिए इसमें तो हम लोग इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड में ही लगाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। आईवी रूट की तो 100% होती है, उसके अलावा भी बाकी जितने रूट होते हैं तो लगभग हमारे यहाँ पे 80 से 90% की बायोअवेलेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस की बात करें या फिर कह सकते हो डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो देखिए कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि पेरेंटल फॉर्मुलेशन कैन कॉज पेन वाइल व्हेन दे आर गिवन। तो यहाँ पे देखिए भाई, चूंकि यहाँ पे पेरेंटल प्रिपरेशंस को हम लोग मेनली इंजेक्शन से यूज करते हैं, और इंजेक्शन से आज के दिन में भी काफ़ी लोगों को डर लगता है, इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा वही है कि पेन से होने में पेन वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी एक डिसएडवांटेज हो जाती है। लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इंजेक्टेबल ड्रग्स हैव इरिवर्सिबल इफेक्ट्स इवन इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि भाई जो हमारे इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस होती हैं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि पेशेंट के लिए कह सकते हो हार्मफुल है, या फिर पेशेंट जो है उसके प्रति एलर्जिक है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, तो उसको एलर्जी वगैरह है, तो क्या होगा भाई, देखिए इंजेक्टेबल ड्रग्स हमारी डायरेक्टली जाएंगी ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो जो एलर्जी वगैरह होगा वो तुरंत अपना जो है कह सकते हो एडवर्स इफेक्ट शो करेगी, जो कि हमारा इरिवर्सिबल भी हो जाता है। क्योंकि क्या हो गया भाई, वो डायरेक्टली हमारा ब्लड में चला गया, तो उसको यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ठीक भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा एक लिमिटेशन या फिर कह सकते हो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। इसके बाद देखिए एलर्जिक रिएक्शंस कैन अकर रैपिडली एंड सीवियरली इफ द पेशेंट इज एलर्जिक टू द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे भी देखिए सेकंड लाइन वाली की जैसे ही थर्ड लाइन भी आ जाती है कि कोई भी अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो भी हमारी बहुत ही रैपिडली होती है और सीवियरली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जा रही है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिक्वायर्स एसेप्टिक टेक्निक। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारे पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं उनकी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे एसेप्टिक टेक्निक्स यानी एसेप्टिक एरिया वगैरह के अंदर ही होनी चाहिए, बहुत ही स्टेराइल इन्वायरमेंट में। तो ये भी भाई हमारा एक कह सकते हो डिसएडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि अगर एसेप्टिक एरिया नहीं है तो हम लोग यहाँ पर नहीं बना सकते। एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू अनदर फॉर्मेशंस, जो भी हमारी अदर फॉर्मेशन होती है जैसे टैबलेट वगैरह, तो उनके लिए इतना भी एसेप्टिक एनवायरनमेंट जरूरी नहीं होता है, तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा ये हमारा कह सकते हो एक डिसएडवांटेज ही हो जाता है। उसके बाद स्टाफ मस्ट बी ट्रेन्ड टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोजेज एज गिविंग अ पेरेंटल सस्पेंशन इंटेंडेड फॉर इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस यूज इंट्रावेनसली कैन ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द लंग्स। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे हमारे कुछ पेरेंटल सस्पेंशन होते हैं, तो देखिए वैसे तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर पेरेंटल सस्पेंशन के लिए दे दी गए, लेकिन जितनी भी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं उनको यहाँ पे एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत ही ट्रेंड हमारा यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए, बहुत ही ट्रेंड हमारा कह सकते हो जो भी फार्मासिस्ट वगैरह भी अगर कोई यूज़ कर रहा है दे रहा है तो बहुत ही ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेरेंटल को हमें डायरेक्टली जैसे आईवी रूट में अगर देना है तो उसको बहुत अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे वेन्स है, कहाँ पे कह सकते हो हमारी आर्टरी है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को पहचानने में, ताकि जो हमारी जो भी हमारे पेरेंटल्स हैं वो बहुत इजीली एडमिनिस्टर की जा सकें, तो उन सभी के लिए उसका ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो है इसको देने के लिए हमारा जो स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेन होना चाहिए ना। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स की जो कि हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कि इसमें भी हम लोग यहाँ पे इसको बनाने से पहले हम लोग को कौन कौन सी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करनी चाहिए हमारे पेरेंटल को बनाने से पहले, तो इसमें देखिए कुछ नया नहीं मिलने वाला है इसमें, बल्कि अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आता भी है तो इसमें आप लोगों ने अगर प्री फॉर्मुलेशन पढ़ा है तो वही सब चीज़ें आप लोग यहाँ भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिकली अपने पेरेंटल्स के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि प्री फॉर्मुलेशन में हमला क्या होता है, जो ड्रग्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लोग यहाँ पे एसेस करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। बिफोर फॉर्मुलेशन कनेक्टिंग इन एनालिटिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च टू डोजेज डेवलपमेंट, ठीक है, जिससे हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी डोज कर सकें, उसके लिए सबसे पहले से ही हम लोग जो भी स्टडी वगैरह कर लेते हैं। नाउ स्टडीज आर कंडक्टेड अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। और देखिए ये जितनी भी हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी होती है ये हमारी बहुत ही एक्सट्रीम, देखिए ये हमारी कह सकते हो एक पहले से ही हम लोग यहाँ पे कुछ स्टडी वगैरह कर लेते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे आगे चल के जब हमारी फाइनल प्रिपरेशन को बनाए तो उसमें हमें कोई दिक्कत देखने को ना पड़े। और उसके लिए हम लोग बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन जैसे एक बहुत ही हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ऑक्सीजन, इन सब में चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई भी जो है अनस्टेबिलिटी तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी चेक कर लेते हैं। टू एसिलेटेड रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंट्रैक्शन, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे देख सके कि कोई भी उसके अंदर रिएक्शन वगैरह तो नहीं होने वाली है, कोई भी हमारा इंट्रैक्शन तो नहीं होने वाला है ड्रग और एक्सीपिएंट का, ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पहले से ही इसमें चेक कर लेते हैं। अब अगर देखिए हम लोग बात करें तो हमारे जो है कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग यहाँ पे अपने पेरेंटल्स के लिए जो है
एसेस करते हैं, ठीक है, यानी कि उसको कह सकते हो इवेल्युएट करते हैं। तो देखिए पहला हमारा होता है कलर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अ ड्रग्स केमिकल स्ट्रक्चर इंडिकेट इट्स अनसैचुरेशन लेवल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, जो हमारा कलर होता है ना, किसी भी पैरेंटल में जो हमारा कलर होता है, तो वो हमारा कह सकते हो थोड़ा बहुत उसके ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, ठीक है। उसके केमिकल स्ट्रक्चर को डोनेट करता है और उसके केमिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कह सकते हो शो करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और क्या शो करता है कि वो उसके अनसैचुरेशन लेवल की भी शो करता है। अनसैचुरेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि कितने ज़्यादा डबल बॉन्ड है उस हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, वो भी हमारा शो करता है। विद कलर इंटेंसिटी रिफ्लेक्टिंग द अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेशन। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि अगर यहाँ पे जितनी ज़्यादा कलर इंटेंसिटी है, यानी जितनी ज़्यादा कलर उसका इंटेंसिटी ऑफ कलर है, उतना ज़्यादा वो शो करता है कि हमारा कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेशन है। देखिए सबसे पहली बात कि जो हमारा ड्रग का कलर है, ठीक है, वो उसके सैचुरेशन को तो शो करता है कि वो हमारा कितना अनसैचुरेटेड है, यानी उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, या फिर कह सकते हो कितने, हाँ मतलब वही चीज़ है कि कितने ज़्यादा डबल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है कलर की, तो वो यहाँ पे ये शो करती है कि कितना कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेशन है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, ठीक है, इस तरीके का हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड कितना है वो चीज़ हमारा कलर इंटेंसिटी से हम लोग पता कर सकते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर्स। अब यहाँ पे देखिए क्रोमोफोर्स है ये हमारा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्रोमोफोर्स। अब देखिए क्रोमोफोर्स का मतलब होता है कि क्रोमोफोर्स हमारे वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे किसी भी ड्रग स्ट्रक्चर को कलर प्रोवाइड करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को कलर जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारे क्रोमोफोर्स ही होते हैं। तो इसमें देखिए जैसे हमारा CO हो गया, NO2 हो गया, NH2, ये सारे हमारे वो ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी ड्रग को, किसी भी केमिकल कंपाउंड को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की पहचान हमारे ड्रग के कलर से हो जाती है। उसके बाद देखिए ऑर्डर की बात करें तो जो भी हमारा यहाँ पे जो है एयर होती है, ठीक है, हमारे सील ड्रग के कंटेनर के अबव जो भी एयर होती है उसको स्मेल करके हम लोग यहाँ पे जो है ड्रग के कह सकते हो ऑर्डर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जब भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ठीक है, तो उसमें कोई भी ऐसा जो है एक स्पेशल टाइप की सेंट हमें नहीं नोटिस होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कंटेनर को बंद कर दिया अपने, और बंद करने के बाद भी अगर हमें कोई स्मेल एक्स्ट्रा नोटिस हो रही है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विद एनी डिटेक्टेड सेंट नोटेड एंड डिस्क्राइब। तो यहाँ पे अगर कोई भी सेंट हमें नोट हो रही है तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमें डिटेक्ट हो रही है। बाकी होनी नहीं चाहिए, और अगर होती है तो हम लोग यहाँ पे उसको नोट करके उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से, ताकि हमें समझ में आ सके कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद देखिए अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो देखिए ये हमारे ड्रग का बेसिक फीचर होता है जो कि हमारा हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पॉसिबल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ इट्स फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट हमारा, जैसे किसी भी ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ठीक है, उससे हम लोग यहाँ पे ड्रग के पॉसिबल जो भी कह सकते तो कुछ हमारी पोटेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ हमारे उसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो भी रिएक्शंस वगैरह हैं उनको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पार्टिकल साइज और शेप की बात करें तो देखिए माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन विद अ स्कैनिंग और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आइडेंटिफाइज दीज कैरेक्टर। तो देखिए जो हमारा ड्रग का पार्टिकल साइज या शेप होता है उसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने जो है कुछ स्कैनिंग या फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो देखिए माइक्रोस्कोप हमारे 2-3 टाइप के होते हैं, एक हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, एक हमारा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो इन सभी के थ्रू हम लोग यहाँ पे जो है ड्रग के पार्टिकल्स, ड्रग का जो भी पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल शेप होता है, उसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट द ड्रग सब्सटेंस मॉर्फोलॉजी विथ स्केच और फोटो माइक्रोग्राफ्स फॉर फ्यूचर बैच कंपैरिजन। और देखिए हम लोग यहाँ पे इसको और ज़्यादा डिटेल में अगर मान लीजिए हमें इसका कंपैरिजन करना है तो हम लोग यहाँ पे उसका जो है उसके मॉर्फोलॉजी का एक स्केच, यानी कि उसका कैसा रंग रूप है, वो कैसा बाहर से दिख रहा है, उसका हम लोग एक स्केच तैयार कर सकते हैं, या फिर फोटो माइक्रोग्राफ से, ठीक है, मतलब और डिटेल में हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटेड उसकी एक फोटो वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे उसको फ्यूचर बैच से कंपेयर कर सकें, यानी आने वाली जो हम लोग बैच में मेडिसिन बनाने वाले हैं उससे हम लोग यहाँ पे प्रीवियस वाले को कंपेयर कर सकें। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखिए द फीचर इज क्रूशियल फॉर इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर डिलीवरी एज अ सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर विद एसिड और बेस साल्ट इंश्योरिंग वाटर सॉल्युबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, स्पेशली हमारे इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर डिलीवरी सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें क्या करता है, ये हमारे जो है देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। और जितना ज़्यादा हमारा एसिड या बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्ट फॉर्म होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सॉल्ट हमारा वाटर में बहुत इजीली डिजॉल्व हो जाता है, तो सॉल्ट फॉर्म जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारी वाटर सॉल्युबिलिटी होगी और उतना ज़्यादा हमारा ड्रग जो है कह सकते हो सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इससे जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर वो हमारा सॉल्ट फॉर्म में है तो बहुत अच्छा सॉल्युबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स आर बैलेंस्ड इंडिकेटिंग प्योरिटी एज इवन स्मॉल इंप्योरिटीज कैन अफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट हमारा
देखिए मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म होते हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, है ना। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ये भी हमारा कह सकते हो एक प्योरिटी को इंडिकेट करता है, और उसमें भी अगर हमारी कोई भी स्मॉल इम्प्योरिटी है, मान लीजिए हमारा एक सब्सटेंस है, उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, अब उसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिफर हो जाएगा। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट डिफर हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ है, यानी कि कुछ इम्प्योरिटी वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें मेरे इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी के बारे में, तो देखिए आइसोटोनिसिटी हमारा वही वही चीज़ आ जाता है कि जो हमारे जो ब्लड का हमारा ब्लड की जो हमारी टॉनिसिटी होती है, टॉनिसिटी का मतलब जो ब्लड की हमारी कंसंट्रेशन होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, वो हमारी होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर, ठीक है। और देखिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो हमारा अगर हम लोग बाहर से कोई चीज़ हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली डाल रहे हैं तो उसकी जो टॉनिसिटी है ना वो हमारी इतनी ही होनी चाहिए, यानी उसकी टॉनिसिटी हमारी 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे इंश्योर करना होता है, क्योंकि देखिए भाई हम लोग यहाँ पे ब्लड में कोई चीज़ डायरेक्टली डाल रहे हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी, उसका जो नेचर वो ब्लड जैसा ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोगों ने ब्लड में कोई ऐसी चीज़ डाल दी जो ब्लड के नेचर के बिल्कुल अपोजिट है, तो वो क्या करेगी भाई, वो हमारी बॉडी को हार्म ही तो करेगी, क्योंकि वो ब्लड में डायरेक्टली जा चुकी है और हमारी ब्लड से अगर उसका नेचर मैच नहीं हो रहा है तो हमारे ब्लड में जाके इरिटेशन कॉज करेगी और हमें बहुत ज़्यादा पेन होगा या फिर हमें कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि isotonicity is essential for parental formulations as it prevents hemolysis by matching the osmotic pressure of blood। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा मतलब कि वही चीज़ है कि हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कह लो, कॉन्सेंट्रेशन कह लो, सबका मतलब लगभग थोड़ा सेम ही हो जाता है। जैसे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर को मैच कर लो या फिर ब्लड के कंसंट्रेशन को मैच कर लो तो लगभग सेम हो जाता है। चाहे आप ब्लड के कंसंट्रेशन को मैच कर लीजिए, चाहे आप ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मैच कर लीजिए, ठीक है, वो लगभग हमारा ब्लड के नेचर के जैसा हो जाएगा। अगर हमारा ड्रग है, उसने ड्रग के ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर उसके कंसंट्रेशन को मैच कर लिया तो वो हमारे ब्लड के लिए कंपैटिबल हो जाता है। तो उसको मैच करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करता तो हीमोलाइसिस हो सकता है। हीमोलाइसिस का मतलब हमारी ब्लड का ब्रेक डाउन, यानी जो हमारी आरबीसी है उनका ब्रेक डाउन हो सकता है। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन और हीमो मतलब हमारे ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, तो ब्लड सेल्स का हमारा ब्रेक डाउन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कॉज आरबीसी। अब हाइपोटोनिक क्या होता है भाई, देखिए एक हमारा टर्म हो गया आइसोटोनिक, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आइसोटोनिक से कोई चीज़ नीचे, हाइपो मतलब कि लो, ठीक है, तो अगर ये जो हमारा कंसेंट्रेशन है वो हमारा देखिए आइसोटोनिक मतलब कि आइसोटोनिक हमारे वो सोल्यूशन होगा जिसका कंसेंट्रेशन हमारा इसके बराबर होगा, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होगा। अब अगर इससे लो है, इससे लेस है तो हमारा हो गया हाइपोटोनिक, और अगर इससे ज़्यादा है तो हमारा हो गया हाइपरटोनिक। तो देखिए अगर हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो वो उससे क्या होगा, उससे हमारी आरबीसी स्वेल हो सकती हैं और बर्स्ट हो सकती हैं, ठीक है। वही अगर हमारा सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो वो हमारी आरबीसी को श्रिंक कर सकता है। अब देखिए इस टर्म को अगर आप लोगों को डिटेल में समझना हो तो इसको हम लोगों ने अपने आइसोटोनिसिटी के लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आइसोटोनिसिटी इम्परफेक्ट फॉर्मेसी, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन आरबीसी को स्वेल करता है और हाइपरटोनिक हमारी आरबीसी को श्रिंक करता है, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, हमारा ब्लड का जो सोल्यूशन है वो हमारा आइसोटोनिक ही होना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सच है 0.9% सोडियम क्लोराइड मेंटेन द नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। तो जो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे आरबीसी के नॉर्मल शेप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना ही चाहिए पैरेंटल प्रिपरेशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये। ना अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने कुछ प्रोडक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो देखिए यानी कि हमारे जो कह सकते हो हमारे जो भी पेरेंटल हैं उनका प्रिपरेशन हमारा किस तरीके से देखने को मिलता है। तो देखिए द बेसिक स्टेप्स फॉर मेकिंग पेरेंटल्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग इक्विपमेंट, मैनेजिंग मटेरियल्स एंड मीटिंग मैन्युफैक्चरिंग नीड्स लाइक इंग्रेडिएंट्स एंड। तो यहाँ पे देखिए वो सब चीज़ें कॉमन है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इक्विपमेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, मटेरियल्स को मैनेज करेंगे, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग की नीड्स को मीट करेंगे, ठीक है। जो भी इंग्रेडिएंट है, जो भी ड्रग है, उन सबको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो मतलब उनकी नीड्स को मीट करेंगे जो भी हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग एक समरी की बात करें कि किस तरीके से हमारा एक पेरेंटल प्रिपरेशंस की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से बहुत ईजिली समझ सकते हैं। और ये फ्लो चार्ट आप लोग जरूर अपने एग्जाम में बना के आइएगा अगर एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, शेड्यूल करते हैं। प्लानिंग और शेड्यूलिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट में हमारा क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल आ जाता है, एपीआई आ जाता है और हमारे पैकेजिंग मटेरियल आ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए प्लानिंग करने के बाद, मटेरियल को मैनेज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी को देखते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गया। पर्सनल यानी कि जो हमारे स्टाफ होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि सारा रिक्वायर्ड स्टाफ है कि नहीं है, ट्रेंड है कि नहीं है।
फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स को कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। मैं रिक्वायरमेंट को देखने के बाद हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बल्क एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बल्क में जब चीज़ों को बनाते हैं तो उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका स्टरलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एसेप्टिक फिलिंग करते हैं, यानी कि हम लोग बहुत ही क्लीन एरिया में जो है अपनी पेरेंटल प्रिपरेशंस की फिलिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन अपनी आंखों से देखते हैं अगर हमें कोई भी डाउट वगैरह लगता है। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग के बाद हम लोग यहाँ पे उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग करते हैं। और लेबलिंग और पैकेजिंग के बाद हम लोग यहाँ पे उसको वेयर हाउसिंग में पहुँचा देते हैं, ठीक है, जहाँ से वो हमारी आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे सिंपल से हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के एक स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें फाइनली जो है एक लैंग्वेज के फॉर्म में, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेरेंटल्स इंक्लूड दीज स्टेप्स: क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स, प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन एंड स्टेरिलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे इसको जो है एक एक करके देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला हमारा आ जाता है क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। अब इसमें देखिए क्या होता है, अब इसमें देखिए इसमें आप लोग समझिएगा सबसे पहला टर्म हमारा आ जाता है वायल्स। तो देखिए ये वायल्स क्या होते हैं, तो देखिए ये वायल्स भी, ये वायल्स हमारी वो कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हमारा लिक्विड हमारा फिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये हमारा कुछ वायल्स जो है कुछ इस टाइप के वायल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारा वो कंटेनर होता है, आप लोगों ने जरूर देखा ही होगा इन्हीं इनके अंदर हमारा यहाँ पे देखिए ये जनरली मल्टी डोज, हम लोगों ने अभी देखा था ना एक हमारा सिंगल डोज मल्टी डोज। तो सिंगल डोज के लिए हम लोग एम्पूल्स यूज करते हैं, एम्पूल्स आप लोग को दिख रहा होगा, और मल्टी डोज के लिए हम लोग यहाँ पे वायल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे अपने इंजेक्शंस के सॉल्यूशंस की जो है कंटेनर्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए हम लोग अगर बात करें हम लोग किस तरीके से इनको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, तो देखिए जो वायल्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे सोक यानी भिगो के रखते हैं ओवरनाइट डिटर्जेंट में, और उसको हम लोग यहाँ पे रिंस यानी धुलते हैं 3 से 4 बार विथ टैप वाटर से 3 से 4 बार धुलते हैं। क्लीन्ड विथ 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिंस्ड विथ डीआयोनाइज्ड एंड डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हम लोग उसकी फर्दर जो है 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद उसको फर्दर जो है धुलते हैं डीआयोनाइज्ड और डिस्टिल्ड वाटर से, ठीक है, स्टरलाइजेशन के पहले। और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे उसको स्टरलाइज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा मान लीजिए कोई रबर क्लोजर है, ठीक है, अब आप लोग को पता होगा भाई जैसे हमारा वायल्स हो गया, ठीक है, तो वायल्स के बाद हमारा यहाँ पे इसी तरीके से वायल्स को कवर करने के लिए हमारे कुछ रबर क्लोजर्स आते हैं ना, वायल्स के ऊपर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके से हमारे रबर क्लोजर होते हैं जो कि वायल्स को जो है ढकने के लिए यूज करते हैं। तो अगर रबर क्लोजर है तो रबर क्लोजर को भी हम लोग 1% डिटर्जेंट सोल्यूशन में बॉयल करके रखते हैं 30 मिनट के लिए, उसके बाद उसको धुलते हैं, उसके बाद उसको 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग यहाँ पे बॉयल करते हैं, उसके बाद फिर से उसको धुलते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर हम लोग परफॉर्म करते हैं, और इतने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको जो है 1% सोडियम कार्बोनेट में फिर से बॉयल कर सकते हैं, उसको वॉश करके, ठीक है, उसको यहाँ पे एक बैक्टीरियोस्टेटिक सोल्यूशन से ट्रीट करने के बाद उसको यहाँ पे पैरोजन फ्री वाटर से जो है रिंस यानी धुल के ऑटोक्लेव करते हैं। तो बहुत ज़्यादा देखिए भाई करना ही पड़ता है हमें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पेरेंटल बना रहे हैं, तो ये सभी स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। हालांकि देखिए ये हमारा एक बहुत ही आइडियल हो गया, इतना भी हमें जरूरी नहीं कि हम लोग इतने स्टेप परफॉर्म करें, बट हाँ जनरली अगर एक आइडियल कंडीशंस की बात करें तो हमें इतने स्टेप्स परफॉर्म करने चाहिए हमारे सॉल्यूशंस, कंटेनर्स और क्लोजर्स की क्लीनिंग के लिए। देखिए हमारे नाम क्या दिया हुआ है, कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। कंटेनर्स मतलब कि जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने सॉल्यूशंस को फिल करके रखते हैं, और क्लोजर्स मतलब कि जो उसको क्लोज करने, तो कंटेनर हमारा वायल हो गया, क्लोजर हमारा रबर क्लोजर हो गया, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से धुल के, और उसके बाद फाइनली इसको ऑटोक्लेव आप लोग समझ रहे हो ना, ऑटोक्लेव हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का इक्विपमेंट होता है जो कि हमारा स्टरलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे अपने जो भी इक्विपमेंट है उसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज मतलब कि उसको बैक्टीरिया फ्री करते हैं, ठीक है, माइक्रोब फ्री करते हैं ना। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए सोल्यूशन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं हमारे पेरेंटल्स के लिए। द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज डिजॉल्व इन वाटर फॉर इंजेक्शन वाइल स्टरिंग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, वाटर में हमारे एपीआई को डिजॉल्व करते हैं और उसको साथ साथ हम लोग यहाँ पे स्टर यानी चलाते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अदर एक्सिपिएंट्स भी हम लोग यहाँ पे सिक्वेंसली यानी सीक्वेंस से जैसे इसको ऐड करना चाहिए ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका कंप्लीट डिजोल्यूशन कर देते हैं। द पीएच, और उसके बाद पीएच को हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एडजस्ट करते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर हमें बेसिक पीएच एडजस्ट करना है, ठीक है, तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, और अगर हमें एसिडिक पीएच को एडजस्ट करना है तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करेंगे। एंड द वॉल्यूम इज फाइनलाइज्ड विद वाटर फॉर इंजेक्शन, और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम को हम लोग जो है जो भी इंजेक्शन के लिए स्पेशल वाटर होते हैं उसके साथ हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं विद अ फाइनल पीएच एडजस्टमेंट, और यहाँ पे फाइनली उसका जो भी पीएच एडजस्ट करना है वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्टरलाइजेशन की, तो यहाँ पे देखिए ये सभी चीज़ों को करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे।
तो जो हमारे नॉन थर्मल मेथड्स होते हैं, ठीक है, नॉन थर्मल मेथड्स स्टरलाइज हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स सच एज यूजिंग बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। तो देखिए हमारे जैसे सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं ना, एक हमारा जैसे कह सकते हो एक हमारा हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और एक हमारे हीट लेबाइल होते हैं। तो जो हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं ना, वो हमारे हीट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको हम लोग ज़्यादा हीट देंगे तो वो हमारे खराब हो जाएंगे। और वहीं अगर जो हमारे हीट लेबाइल सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग हीट वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हीट सब्सटेंस सेंसिटिव सब्सटेंस को हम लोग अगर हम लोग मान लीजिए हमें स्टरलाइज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे नॉन हीट मेथड से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उसको पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है, तो हमें इसको प्योर करना है, हमें इसको बैक्टीरिया फ्री करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा फिल्टर लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा बहुत मतलब इसका पोर साइज ना, इसका पोर साइज जो हमारा फिल्टर है इसका पोर साइज बहुत स्मॉल होगा, और इससे इस फिल्टर से हम लोग यहाँ पे इस सोल्यूशन को पास करेंगे, तो जो भी बैक्टीरिया होगा वो इसी फिल्टर में ट्रैप हो जाएगा, और हमें जो नीचे सोल्यूशन मिलेगा वो हमारा बहुत ही प्योर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लोग जो हमारे नॉन थर्मल हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टरलाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो कंपोनेंट्स लाइक कोलाइड्स और इमल्सन्स मे बी स्टरलाइज सेपरेटली एंड कंबाइंड स्टरलाइज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उनको जो है कोलाइड्स और इमल्सन्स को अलग से हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रेडिएशन स्टरलाइजेशन इज इफेक्टिव फॉर ड्राई सॉलिड्स। तो देखिए स्टरलाइजेशन की बहुत अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे फिजिकल स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन हमारे जो ड्राई सॉलिड्स होते हैं जैसे पेनिसिलिन हो गया, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बट गैसियस स्टरलाइजेशन इज लेस इफेक्टिव इफ बैरियर्स लाइक ग्लास कंटेनर्स ब्लॉक गैस एक्सेस। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एक स्टरलाइजेशन हो गया रेडिएशन, ठीक है, एक हमारा हो गया गैसियस स्टरलाइजेशन, ये भी हमारा एक टाइप होता है। तो रेडिएशंस को हम लोग यहाँ पे जैसे हमारा पेनिसिलिन वगैरह हो गया तो उनके लिए बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन है वो हमारा सबके लिए यूजफुल नहीं होता है। मतलब उसको जैसे मान लीजिए हमारा ग्लास कंटेनर है, ठीक है, अब ये ग्लास जो है अगर गैस इसको यहाँ पे कह सकते हो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाई, यानी गैस जो है इस ग्लास के अंदर जा ही नहीं पाई, तो उसको क्लीन कैसे करेगी। तो हमारे जैसे गैसियस स्टरलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है अगर हमारा जो है ग्लास कंटेनर्स हो, ठीक है, उनकी क्योंकि उनके लिए जो हमारा ग्लास है वो हमारा ब्लॉक कर देता है गैस को, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल मटेरियल्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे देखिए ड्राई हीट में हमारा यहाँ पे हो जाता है हॉट एयर ओवन। अगर आप लोगों को नाम याद हो, हॉट एयर ओवन हम लोग यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल है तो उसके लिए हमारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा उसको खराब कर देगा। तो उन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पे लायोफिलाइजेशन या फिर फ्रीज ड्राइंग का यूज करते हैं। अब इसको अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। और देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑटोक्लेविंग स्टरलाइज लिक्विड्स एंड स्टीम एसेसिबल मटेरियल्स यूजिंग प्रिसाइज स्टीम। और देखिए उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टरलाइजेशन का ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग में हमारा यहाँ पे एक टाइप का ऑटोक्लेव होता है जो कि हमारा क्या करता है, जो कि हमारा स्टीम को यूज करता है। तो स्टीम को यूज करके वो हमारे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको यहाँ पे किल कर देता है। और ये हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये हमारा स्टीम को यूज करता है, डायरेक्ट हीट यूज करता नहीं है। इसीलिए अगर कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल भी है तो उनके लिए भी हमारा ये इफेक्टिव हो जाता है। तो ये हमारे मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स वगैरह को हमारे स्टरलाइज कर देता है, बट इज लेस इफेक्टिव इन ड्राई कंडीशन सच एज सील्ड कंटेनर विथ ड्राई ऑयल और सॉलिड्स। तो इन सभी के लिए हमारा थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन बाकी सबके लिए हमारा ये बहुत इजीली हमारा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। वाइल ऑटोक्लेव्ड आइटम्स आर टिपिकली कवर्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, दिस इज अननेसेसरी फॉर सील्ड पेरेंटल सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे ऑटोक्लेव हमारा एक टाइप का इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, एक प्रेशर कुकर की तरह होता है हमारा ऑटोक्लेव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब ऑटोक्लेव के अंदर हम लोग यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पेरेंटल प्रिपरेशन है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने ऑटोक्लेव के अंदर रखा है। तो जनरली हम लोग क्या होता है, जनरली हम लोग यहाँ पे इसको कवर करके रखते हैं, ठीक है। अपना एक मतलब कुछ हमारा मटेरियल होता है जिससे हम लोग कवर करके इसको रखते हैं, ताकि जो स्टीम है, ठीक है, वो स्टीम जो है हमारे सोल्यूशन के अंदर जो है डायरेक्टली ना घुस जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हो अंदर जाके कुछ हार्म वगैरह ना करे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है वो ऑलरेडी हमारा सील है, ठीक है, वो ऑलरेडी हमारा पूरी तरीके से सील है, तो उसको कवर करने का कोई खास फायदा होता नहीं है। तो अगर मान लीजिए सील नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कवर करके रखेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी सील है तो उसमें हम लोग यहाँ पे कोई मतलब खास जरूरत नहीं होती, वो अननेसेसरी हो जाता है। रेगुलर चेक्स विथ बायोलॉजिकल इंडिकेशंस आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव स्टरलाइजेशन। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो है रेगुलरली उसको चेक भी करते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पे रेगुलरली अपने पेरेंटल्स को चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो रही है, और यही हमारा बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है कि हम लोग रेगुलरली इसको चेक करते रहें इवन आफ्टर स्टरलाइजेशन, ठीक है।
ना अगर हम लोग यहाँ पे अपने फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शंस की बात करें तो देखिए पेरेंटल प्रिपरेशंस के अंदर हम लोग यहाँ पे जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा रहता है एडिटिव्स, तो एडिटिव्स के अंदर सबसे पहले हमारे रहते हैं सॉल्युबलाइजर्स। तो देखिए सॉल्युबलाइजर्स क्या होते हैं, सॉल्युबलाइजर्स हमारे जैसे इसका नाम है सॉल्युबलाइजर्स, यानी कि ये किसी भी चीज़ को सॉल्युबलाइज करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सॉल्युबलाइजर्स हेल्प ब्रेक डाउन सब्सटेंस दैट डोंट डिजॉल्व वेल इन सॉल्वेंट। तो कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे अपने सॉल्युबलाइजर्स का यूज करते हैं जो कि उसको बहुत ही इजिली ब्रेक डाउन कर देते हैं। सच एज हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स इन वाटर बेस्ड मिक्सचर। तो अगर मान लीजिए कोई वाटर बेस्ड मिक्सचर है और हम लोग उसमें कोई हाइड्रोफोबिक कंपाउंड डालेंगे, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरने वाला, यानी वाटर से जो है अट्रैक्ट ना होने वाला, तो वो हमारा भाई वाटर में डिजॉल्व होगा ही नहीं। तो उन सभी के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्युबलाइजर्स का यूज करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्विन पॉलीसॉर्बेट, ठीक है। और उसके बाद हमारा जाता है नेक्स्ट जो है एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट भी हमारे यहाँ पे वो एजेंट होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे अपने पेरेंटल फॉर्मुलेशंस में ऐड करते हैं, स्लो डाउन या फिर प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव। तो देखिए ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। और भाई देखिए ऑक्सीडेशन अगर हमारा हुआ तो हमारा क्या होगा, पेरेंटल हमारा खराब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। ना देखिए हमारा क्या हो जाता है, स्टॉप द क्रिएशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, इंटरप्ट ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारे फ्री रेडिकल्स को बनने से रोक देते हैं, और फ्री रेडिकल्स ही हमारे यहाँ पे मेनली कह सकते हो आगे चल के ऑक्सीडेशन वगैरह कॉज करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को बनने से हमारा रोकते हैं। दे आर, अब देखिए ये जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये काम कैसे करते हैं इसको समझिएगा। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए इसको समझिएगा कि ये हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, ये क्या होता है, ये खुद तो रिड्यूस, ये हमारे खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन दूसरों को रिड्यूस कराते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सो दे ऑक्सीडाइज इंस्टीड ऑफ द थेरापेटिक एजेंट। तो इसका मतलब समझिए कि ये हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन होना होता है ना, तो ये ऑक्सीडेशन जो है ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब कि जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट हम लोग ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन होना होता है तो इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट का हो जाता है, और ये हमारे थेरापेटिक एजेंट का ऑक्सीडेशन होने से बचा लेते हैं। यानी कि थेरापेटिक एजेंट की जगह ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो वही चीज़ है कि ये हमारा जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरों को रिड्यूस करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाता है सोडियम बाइसल्फेट, ठीक। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है चिलेटिंग एजेंट। अब चिलेटिंग एजेंट में देखिए क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट्स लाइक EDTA और सिट्रिक एसिड सॉल्ट्स आर एडेड टू बाइंड मेटालिक आयंस फॉर्मिंग अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए कोई भी मेटालिक आयंस होते हैं तो उनको यहाँ पे ये चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चिलेटिंग एजेंट को ये हमारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा हमारा आ जाता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट भाई सिंपल सी बात है, ये हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारा बेंजाइल अल्कोहल हो गया। उसके बाद बफर्स, तो बफर्स हमारे क्या होते हैं भाई, पीएच को एडजस्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा जो पेरेंटल है, ठीक है, अगर वो बहुत दिनों तक रखा है तो उसमें हमारा क्या हो सकता है, पीएच में चेंजेस हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बफर्स का यूज करते हैं। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन फ्रॉम पीएच चेंजेस ड्यूरिंग स्टोरेज, अ प्रॉपर बफर शुड बी एडेड टू मेंटेन पीएच स्टेबिलिटी। तो भाई वही चीज़ें पीएच हम लोग स्टेबल करने के लिए हम लोग बफर्स ऐड कर देते हैं। अब इसका एग्जांपल हमारा हो गया सिट्रिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक है, सोडियम सिट्रेट। तो ये सारे हमारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट भी देखिए हमारे क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट भी हमारे कह सकते हो थोड़ा सा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। यानी कि ये हमारे जो भी कह सकते हो वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, या फिर जो हमारा क्रिस्टल की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, और सिरिंज यूज में फैसिलेशन मतलब कि थोड़ा सा इजीनेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे हमारे यहाँ पे जो है सर्फेक्टेंट जो है कुछ इस तरीके से काम करते हैं। सर्फेक्टेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ पे पॉलीथाइलिन। और फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स देखिए क्या होते हैं। अब प्रिजर्वेटिव भाई सिंपल सी बात है, ये हमारे सोल्यूशन को लॉन्ग टाइम तक यूज करने के लिए, यहाँ पे उनको कह सकते हो सेफ बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। दीज आर एडेड टू कीप द सोल्यूशन स्ट्राइल, यानी कि सोल्यूशन को स्ट्राइल रखने के लिए व्हेन यूजिंग अ मल्टीपल डोज पैकेज। तो यहाँ पे देखिए ये मेनली इसका यूज हम लोग यहाँ पे मल्टीपल डोजिंग में बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर हम लोग मल्टीपल डोज पैकेज बना रहे हैं तो उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया फिनॉल हो गया, ब्यूटाइल पैराबिन हो गया, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट में आ जाता है टॉनिसिटी एजेंट्स। तो देखिए ये क्या करते हैं, दे ईज इंजेक्शंस बाय रिड्यूसिंग पेन और इरिटेशन इन द टिश्यू। तो यहाँ पे टॉनिसिटी एजेंट देखिए भाई सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने अभी देखा इतनी अच्छे से कि जो हमारा ब्लड का टॉनिसिटी होती है वो कितनी होती है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl।
तो देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए, अगर आप लोग को इंजेक्शन लग रहा है, ठीक है, और इंजेक्शन लगने के देखिए एक थोड़ा सा दर्द तो होता है जब इंजेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद अगर जो हमारा ड्रग है वो हमारा आइसोटोनिक नेचर का है तो आप लोग को पेन नहीं होगा। लेकिन अगर वो हमारा हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक नेचर का हुआ तो बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है, क्योंकि भाई जब हमारी ड्रग हमारे ब्लड के अंदर जाएगी ना, तो अगर ब्लड से उसका नेचर डिफर हुआ तो आप लोग को फिर बहुत दर्द होगा। तो अगर इंजेक्शन लगने के बाद बहुत दर्द हो रहा है ना, इसका मतलब जो हमारी ड्रग थी वो हमारी आइसोटोनिक नेचर की नहीं थी, और अगर हमारी ड्रग आइसोटोनिक नेचर की है तो हमारा दर्द नहीं होता है, ठीक है, तो हमारा पेन को रिड्यूस कर देता है ना। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ व्हीकल्स की, व्हीकल्स मतलब कि आप लोग समझ रहे होगे, यानी कि हमारे वो सॉल्वेंट्स जिसमें हम लोग सारी चीज़ें मिला के अपना कह सकते हो सोल्यूशन को तैयार करते हैं, हमारे स्टेराइल सोल्यूशन को। तो देखिए इसमें व्हीकल्स में ना हम लोग मेनली यहाँ पे वाटर का ही यूज़ करते हैं। अब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग नल्स का पानी यूज़ कर लेते हैं, टैप वाटर नहीं यूज़ करते हैं, हमारा अलग अलग वाटर आते हैं, जैसे स्टेराइल वाटर हो गया, वाटर फॉर इंजेक्शन हो गया, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे वाटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारा सेफ होता है और कंपेटेबल होता है हमारी बॉडी के साथ। बॉडी हमारी 70% वाटर से मिलकर बनी है। अब वाटर फॉर इंजेक्शन की बात करें तो देखिए वाटर फॉर इंजेक्शन इज हाईली प्योर वाटर यूज टू क्रिएट स्टेराइल इंजेक्शन सोल्यूशन ऑफन विथ एडेड सब्सटेंस टू अचीव हमारा जो है आइसोटोनिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारा जो है जो हमारे इंजेक्शंस के लिए वाटर होते हैं बहुत ही हाईली प्योर वाटर होते हैं, ठीक है, और इसको हमारे यहाँ पे बहुत ही स्टेराइल तरीके से बनाया जाता है ताकि हम लोग बहुत ही हाई डिग्री की जो है प्योरिटी और आइसोटोनिसिटी को अचीव कर सकें। अब इसके अलावा देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे जो है स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शंस। तो देखिए स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शंस हमारे ये भी हमारे कुछ खास नहीं है, जैसे इसमें हमारे क्या होता है, ये हमारे स्टेराइल नेचर के होते हैं, ठीक है, मतलब ये भी हमारे बहुत ही बैक्टीरिया फ्री होते हैं, माइक्रोब फ्री होते हैं। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक प्रिपरेशंस ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शंस दैट कंटेन नो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटी माइक्रोबियल और एडेड बफर एजेंट। अब देखिए एक चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये हमारे जो है इसके अंदर ना हमें किसी भी टाइप का बैक्टीरियोस्टेटिक एंटी माइक्रोबियल या फिर किसी भी टाइप का बफरिंग एडेड बफर एजेंट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये हमारी इसकी खासियत हो जाती है। बाकी देखिए SWFI यानी कि वही स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज कॉमनली यूज टू रिकंस्टिट्यूट पाउडर मेडिकेशंस बिफोर इंजेक्शन। तो हम लोगों ने भी देखा था ना कि हमारा जो है हमारे पेरेंटल के टाइप्स में हम लोगों ने देखा था स्टेराइल पाउडर फॉर इंजेक्शन, हम लोगों ने देखा था ना एक टाइप आप लोगों को याद है स्टेराइल पाउडर फॉर इंजेक्शन। तो ये स्टेराइल पाउडर फॉर इंजेक्शन को हम लोग यहाँ पे जब इंजेक्शन में हमें लेना होगा तो पाउडर के फॉर्म में तो लेंगे नहीं, हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग इसको रिकंस्टिट्यूट करेंगे। रिकंस्टिट्यूट का मतलब इस स्टेराइल पाउडर को अपने इस स्टेराइल वाटर में, ठीक है, मिलाएंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे स्टर करके हमारा फाइनल सोल्यूशन को तैयार करेंगे, और उसके बाद सिरिंज में हम लोग यहाँ पे फिल करके उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडमिनिस्टर कर देंगे। तो देखिए ये होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टेराइल पाउडर फॉर इंजेक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ मिला के हमारा सोल्यूशन तैयार करते हैं। और ऐसा हम लोग किस लिए करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनको हमें यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में तैयार करना पड़ता है, ठीक है, यानी उसको हम लोग यहाँ पे पाउडर और सोल्यूशन अलग अलग फॉर्म में तैयार करते हैं, और जब हमें यूज़ करना होता है दोनों को मिला के हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए फिर हमारा एक नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर फॉर इंजेक्शन। तो देखिए ये हमारा बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब कि हमारे बैक्टीरिया को रोकने वाला, तो इसमें हम लोग इसमें हमारा जनरली जो है 0.9% बेंजाइल अल्कोहल मिला होता है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए इट कैन बी ऐसा, और इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बेंजाइल अल्कोहल होता है उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, तो वो माइक्रोब की ग्रोथ को इसके अंदर होने नहीं देता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको जो है मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेराइल पाउडर, देखिए यहाँ पे पाउडर होगा, गलती से यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो गया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। देखिए इसको हम लोग बाद में सही कर देंगे, बट आप लोग समझना है यहाँ पे स्टेराइल पाउडर है। तो देखिए जो भी स्टेराइल पाउडर हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके फॉर्मुलेशन की बात करें, उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेराइल पाउडर इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ पाउडर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई कि अगर हम लोग यहाँ पे स्टेराइल पाउडर बना रहे हैं तो वो हमारा माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री होना चाहिए, मेकिंग देम सुटेबल फॉर पेरेंटल और अदर स्टेराइल एप्लीकेशन, तो ताकि वो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए हमारा यहाँ पे सुटेबल हो सके। Now they are typically reconstituted with a sterile solvent before administration। और ये चीज़ हम लोगों ने देख ही ली है कि भाई स्टेराइल पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, स्टेराइल पाउडर को स्टेराइल इंजेक्शन स्टेराइल वाटर के साथ मिला के हम लोग यहाँ पे अपना फाइनल सोल्यूशन तैयार करते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे उसको एडमिनिस्टर कर सके पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। नाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे फॉलोइंग मतलब अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक हमारा तरीका इसी में हो जाता है स्टेराइल रिक्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए स्टेराइल रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है,
इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, द ड्रग इज मिक्सड विद अ सॉल्वेंट टू क्रिएट अ सोल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम लोग ड्रग को सॉल्वेंट के साथ एक सोल्यूशन बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टरलाइज्ड विद अ 0.2 माइक्रोमीटर फिल्टर। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है अपने सॉल्वेंट के साथ क्रिएट करके सोल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद देखिए एक हमारा फिल्टर होता है जिसका जो हमारा पोर साइज होता है, जैसे कि पोर साइज आप लोग समझ रहे हो ना, ये जो हमारे पोर्स होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे भाई किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा पोर्स होता है, तो इस पोर्स से जब हम लोग, तो ये जो पोर साइज होता है ना, ये पोर साइज हमारा जो है 0.22 माइक्रोमीटर का होता है, यानी कि ये हमारा बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग देखिए, ये तो दिख रहा है बट एक्चुअल में जो हमारा फिल्टर पेपर होता है वो दिखता भी नहीं है, उसके अंदर पोर साइज दिखते नहीं है, वो हमारे 0.22 माइक्रोमीटर के होते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई भी बैक्टीरिया होता है वो ट्रैप हो जाता है और नीचे जो हमें मिलता है, यानी कि फिल्टर होने के बाद जो नीचे हमें मिलता है सोल्यूशन, वो बहुत ही प्योर सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है और वो हमारे क्या होता है, बैक्टीरिया फ्री होता है। और उसके बाद देखिए ये सब करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एंड कंबाइंड विद अ स्टेराइल एंटी सॉल्वेंट टू फॉर्म एनी ड्रग क्रिस्टल्स इन अ क्लीन एनवायरनमेंट। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको एक एंटी सॉल्वेंट यानी कि एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं जिसमें वो सॉल्युबल वगैरह ना हो थोड़ा सा, ठीक है, उसके साथ मिला के हमारे यहाँ पे एक ड्राई ड्रग क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एक क्लीन एनवायरनमेंट में। अभी हमारा थोड़ा सा इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेस होती है बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि ऐसा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एडवांटेजेस की बात करें तो ये हमारा जो अप्रोच है, ठीक है, वो हमारी बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल है, यानी बहुत इजीली हो जाती है और कॉस्ट इफेक्टिव, यानी इसमें ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं आता है। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, हमारा जो भी बैच डिफरेंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग बैच से डिफरेंस हो जाता है तो वो हमारा हाईलाइट हो जाता है और थोड़ा सा कंटामिनेशन के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं ना। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट मेथड हो जाता है लायोफिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ही शॉर्ट में दिया हुआ है बट ये टॉपिक अभी बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, तो वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट में समझें तो इसमें देखिए होता क्या है, इसमें हमारा होता है अ सॉलिड मटेरियल इज ऑब्टेन। अब देखिए एक चीज आप लोग समझिए, हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, स्टेराइल पाउडर, यानी हम लोग यहाँ पे एक सॉलिड सब्सटेंस बना रहे हैं। तो इसमें सॉलिड हम लोग कैसे बनाते हैं, अ सॉलिड मटेरियल इज ऑब्टेन बाय फ्रीजिंग अ लिक्विड देन इवापोरेटिंग द आइस इन अ वैक्यूम द ड्रग सोल्यूशन इज मेड स्टेराइल पुट इनटू क्लीन ट्रेज। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे एक कह सकते हो एक हमारा सोल्यूशन लेते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रीज करते हैं, ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे उसको फ्रीज करते हैं और उसके बाद फ्रीज के बाद जो यहाँ पे हमारी आइस वगैरह होती है उसको हम लोग यहाँ पे इवेपोरेट करा देते हैं, ठीक है, और फाइनली हमें यहाँ पे एक हमारा ड्राई सॉलिड मिल जाता है। अब मुझे पता है आप लोग नहीं समझ पाए, इसको हम लोग अभी लोग बहुत डिटेल में देखेंगे बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि हमारा एक ड्राई सॉलिड हमें एट लास्ट में मिल जाता है जिसको हम लोग यहाँ पे फाइनली जो है स्ट्रायल वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसके एडवांटेज की बात करें तो ये हमारा जो है देखिए इसके अंदर हमारा यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो कि हमारा वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये देखिए इसका एडवांटेज आप लोग कह सकते हो, बाकी कोई बहुत बड़ा एडवांटेज तो नहीं है। और डिसएडवांटेज की बात करो तो दिस मेथड हार्म्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ड्यू टू स्ट्रेस फ्रॉम फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। तो कुछ कुछ हमारे ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा एक्सेस फ्रीजिंग और ड्राइंग को नहीं सह सकते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हार्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ कि थोड़ा सा हार्म कर सकता है। बाकी हमारा इसके अंदर थर्ड मेथड हो जाता है स्प्रे ड्राइंग। अब स्प्रे ड्राइंग में देखिए हमारा क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा ड्रग सोल्यूशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक हॉट स्टाइल गैस के अंडर में हम लोग यहाँ पे उसको स्प्रे कर देते हैं और फाइनली वो हमारा ड्राई वगैरह हो जाता है। अब एडवांटेज की बात करें तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, एक्सपेंडेबल होता है और यहाँ पे जो है स्लो रिलीज करता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कोटिंग ऑफ टैबलेट में पढ़ा होगा कि हम लोग यहाँ पे कोटिंग करके यहाँ पे जो है एक अपनी कंट्रोल या फिर स्लो रिलीज मेडिकामेंट को तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे स्प्रे में भी हम लोग एक कोटिंग ही करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्लो रिलीज ड्रग तैयार हो जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सॉल्वेंट चॉइस होती है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही, और इसमें हम लोग यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे वायल्स या फिर प्लेट्स में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स की हम लोग बात करें तो देखिए अब ये हमारा हो जाता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे हो जाता है इन्फ्यूजन फ्लूइड्स, यानी कि जो हमारी बोतलें वगैरह होती हैं, ठीक है, जो हमारे NaCl की प्रिपरेशंस होती हैं, ये हमारी लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिहाइड्रेशन वगैरह में देते हैं जब भी हमारा पेशेंट वगैरह को जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है या फिर उनका बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है उनकी बॉडी में, ठीक है, फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे इनको देते हैं। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से हमें लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर इंजेक्टेबल ड्रग प्रोडक्ट्स स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग अवेलेबल इन सिंगल डोज कंटेनर्स फ्रॉम 100 ml टू 1 लीटर। तो ये देखिए ये लगभग 100 ml से 1 लीटर तक अवेलेबल होते हैं और ये प्राइमरी वाटर बेस होते हैं और इनके अंदर बहुत ही वेरियस एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें देखने को मिलते हैं जैसा जरूरत होती है, और ये हमारे जो है अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं, जैसे 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3000 ml, 5000 ml तक के पैकेजिंग में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ये हमारी जनरली ग्लास बोटल्स या फिर फ्लेक्सिबल कंटेनर्स, प्लास्टिक के फ्लेक्सिबल कंटेनर्स में हमें देखने को मिलते हैं।
एडवांटेज की बात करें तो देखिए कुछ ड्रग्स हमारी बहुत ही पुअरली ओलर, कुछ ड्रग्स का हमारा ओरल एब्जॉर्प्शन काफ़ी पुअर होता है, तो उनको हम लोग यहाँ पे जो है इस रूट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए जो हमारे कंटेनर्स होते हैं ना, तो जो हमारे लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज इसका हो जाता है। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर से देख रहे थे, जो कि हमारा हो जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे लायोफिलाइज्ड प्रोडक्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिए। देखिए लायोफिलाइजेशन को हम लोग यहाँ पे फ्रीज ड्राइंग की प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, इज अ क्रिटिकल प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट एम्ड एट एनहांसिंग द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ इंजेक्टेबल मेडिकेशंस दैट आर अनस्टेबल इन लिक्विड फॉर्म। देखिए सबसे पहली बात आप लोग यहाँ पे दो चीज़ों को समझिए कि यहाँ पे देखिए जो हमारी लायोफिलाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे हम लोग पेरेंट्रल में हम लोग यहाँ पे उन लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा एपीआई है, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको जो है ड्राई करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक और भी बहुत चीज़ हो जाती है कि इसको हम लोग यहाँ पे उन लिक्विड्स को ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, जैसे जिसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हीट देके नहीं ड्राई कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लायोफिलाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए बेसिकली ये हमारी यहाँ पे कह सकते हो किसी भी लिक्विड को ड्राई सॉलिड्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे की स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाता है सिलेक्शन ऑफ एपीआई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा एपीआई होता है उसको सेलेक्ट करते हैं। The API should be sensitive to moisture or heat, necessitating lyophilization to maintain its stability and potency। देखिए इसका मतलब ये है कि जो हमारा API है वो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी API को लायोफिलाइजेशन के थ्रू हम लोग ड्राई कर रहे हैं तो वो हमारा मॉइस्चर या फिर हीट सेंसिटिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं मॉइस्चर या हीट सेंसिटिव है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे हीट मेथड से इसको ट्राई कर लेंगे। लेकिन अगर ये हमारा मॉइस्चर या फिर हीट से सेंसिटिव होगा तभी यहाँ पे इसका लायोफिलाइजेशन करेंगे, है ना। तो लायोफिलाइजेशन के लिए इसको जरूरत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग बिना वजह इसका लायोफिलाइजेशन कर रहे हैं। और जरूरत क्यों होगी, क्योंकि हमारा मॉइस्चर या फिर हीट सेंसिटिव होगा और इसको हम लोग यहाँ पे ये सब करके क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी और पोटेंसी को मेंटेन करके रखेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें चॉइस ऑफ एक्सिपिएंट्स की, तो इसमें देखिए कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हमारे जरूरत पड़ते हैं। जैसे हमारे फिलर्स आ जाते हैं, तो फिलर्स हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे मैनिटॉल या लैक्टोज होते हैं जो कि एक बल्क ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो एक वॉल्यूम ऐड करने का काम करते हैं इसमें, है ना। और स्टेबलाइजर्स की बात करें तो ये हमारे एपीआई को स्टेबलाइज रखते हैं ड्यूरिंग फ्रीजिंग। तो इसमें देखिए फ्रीजिंग हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देखो होता है फ्रीजिंग, तो फ्रीजिंग करते समय हम लोग फ्रीजिंग करते समय यहाँ पे ये कह सकते हो खराब ना हो जाए, इसके लिए हम लोग स्टेबलाइजर्स का यूज़ करते हैं। फिर हमारा बफर्स का यूज़ करते हैं जो कि इसके पीएच को मेंटेन करके रखता है। फिर हमारा टॉनिसिटी एडजस्टर होते हैं जो कि हमारी इसकी टॉनिसिटी को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे यहाँ पे एक्सिपिएंट्स हो जाते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग बात करें सोल्यूशन प्रिपरेशन की, तो सोल्यूशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एपीआई और एक्सिपिएंट को डिजॉल्व करके स्ट्राइल वाटर फॉर इंजेक्शन में हमारे यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे सोल्यूशन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पे हमारे वायल्स या फिर एम्पूल्स हम लोगों ने देखा हमारे जो भी कंटेनर्स है उसमें फिल करके हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन को तैयार कर लेते हैं। तो अभी देखिए अभी हम लोगों ने क्या है, अभी हम लोगों ने जो बनाया वो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन है। अब हम लोग यहाँ पे इसी को क्या करेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पे ड्राई करेंगे। तो ड्राई करने के लिए हमारा क्या हो जाता है, लायोफिलाइजेशन प्रोसेस। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हमारा लायोफिलाइजेशन प्रोसेस यानी यही हमारा फाइनल प्रोसेस होती है। तो इसमें हमारे 3 मेजर स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फ्रीजिंग। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, द फिल्ड कंटेनर्स आर रैपिडली फ्रोजन टू कन्वर्ट द सोल्यूशन इनटू अ सॉलिड स्टेट फॉर्मिंग आइस क्रिस्टल्स। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी सोल्यूशन हम लोगों ने फाइनली तैयार किया इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर देते हैं। जैसे फ्रीज करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो है कह सकते हो कुछ आइस क्रिस्टल्स हमारे बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारी 2 ड्राइंग स्टेप होगी। पहला हो जाएगा प्राइमरी ड्राइंग जिसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी आइस हमारी बनी है इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है आइस को यहाँ पे रिमूव कर देंगे वेपर के फॉर्म में, ठीक है, बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा सॉलिड डायरेक्टली हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारा जो आइस है वो डायरेक्टली हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होकर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी ड्राइंग में क्या होता है, सेकेंडरी ड्राइंग में हमारा जो रेसिडुअल वाटर यानी कि जो बचा हुआ है हमारा कह सकते जो भी वाटर है मॉइस्चर है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिजॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। देखिए डिजॉर्प्शन यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी सरफेस पे किसी चीज का चिपकना, ठीक है। और डिजॉर्प्शन यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट होता है। डिजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी सरफेस से किसी चीज का हटना। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कह सकते हो हमारा
सरफेस से कंटेनर का, ठीक है। और इसमें मान लीजिए कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर चिपके हुए थे, तो डिजॉप्शन का मतलब होता है इनको हटाना, इनको रिमूव करना, ठीक है। तो इनको भी हम लोग रिमूव करके फाइनली हमारे प्रोडक्ट को जो है ड्राई कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे लायोफिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है ना। इसके अंदर इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ एम्पूल्स। तो इसमें देखिए क्या होता है। अब इसमें देखिए फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ एम्पूल्स में हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो हमारी हम लोगों ने देखा था दो तरह के कंटेनर, एक हमारे थे एम्पूल्स, ठीक है, और एक हमारा था वायल्स। तो अभी देखिए अभी हम लोग एम्पूल्स की देखेंगे, फिर वायल्स की भी देखेंगे। तो एम्पूल्स की सीलिंग और फिलिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर वायल्स को देखेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ एम्पूल्स को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए द फिलिंग एंड सीलिंग एम्पूल्स आर क्रिटिकल स्टेप्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। देखिए फिलिंग और सीलिंग का क्या मतलब है। फिलिंग के मतलब हम लोग जो एम्पूल्स में दवा को भरेंगे, और सीलिंग का मतलब उसके दवा को फिल करने के बाद उसको बंद करेंगे, उसको सील करेंगे, है ना। तो फिलिंग में देखिए हम लोग फिलिंग कैसे करते हैं। तो देखिए फिलिंग ऑफ एम्पूल्स की बात करें, फिलिंग आर परफॉर्म्ड इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट टिपिकली इन ग्रेड ए एरिया विद अ लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। तो इसमें देखिए सबसे मेन चीज़ वही है कि भाई हम लोग यहाँ पे अपने स्टेराइल यानी पेरेंटल प्रिपरेशन को फिल कर रहे हैं, किसमें, एम्पूल्स में। तो हम लोग यहाँ पे इसको फिल कब कहाँ करेंगे, सबसे पहली बात हमारे ग्रेड ए एरिया। ग्रेड ए हमारा एसेप्टिक एरिया का एक पार्ट होता है, आप लोगों को डिटेल में जानना हो तो आप लोग लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे इसमें भी हम लोग बात करें तो ग्रेड ए एरिया के अंदर भी हमारा जो लैमिनार फ्लो इक्विपमेंट होता है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसकी फिलिंग को परफॉर्म करते हैं। ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड एम्पूल फिलिंग मशीन्स आर यूज टू इंश्योर एफिशिएंसी, ठीक है। तो कुछ हमारे ऑटोमेटेड या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, उनके थ्रू हम लोग फिलिंग करते हैं। उसके बाद देखिए मशीन्स हमारी वेल कैलिब्रेट होती है ताकि वो ईच एम्पूल को एग्जैक्ट वॉल्यूम से फिल कर सकें, यानी उनका हम लोग कैलिब्रेशन यानी बार बार मशीन को प्रॉपरली चेक करते हैं कि वो हमारी किसी भी तरह की उनके अंदर खराबी तो नहीं है, ताकि उनके अंदर किसी भी टाइप की वेरिएबिलिटी देखने को ना मिले। मतलब ऐसा ना हो कि एक मतलब मान लीजिए हमारे 10 कंटेनर है तो एक में हमारा कुछ अलग फिल है, दूसरे में अलग है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। For products sensitive to oxygen, the head space of ampoule can be filled with inert gas। और मान लीजिए कोई हमारा प्रोडक्ट जिसके लिए जो हमारा ऑक्सीजन से सेंसिटिव है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हेड स्पेस होता है एम्पूल का, यानी जो हेड वाला पार्ट होता है, वहाँ पे हम लोग जो है नाइट्रोजन गैस को भी फिल कर सकते हैं बिफोर सीलिंग, ठीक है ना। फाइनली हमारा आ जाता है जो है सीलिंग ऑफ एम्पूल। तो देखिए सीलिंग का मतलब होता है हमारा जब हमारी ड्रग यहाँ पे फिल हो चुकी है, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसको बंद करेंगे, तो वही हो जाता है हमारा सीलिंग ऑफ एम्पूल्स। तो देखिए एम्पूल्स मस्ट बी सील्ड इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग बाई मेल्टिंग पार्ट ऑफ द ग्लास नेक टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। अब देखिए इसको ना आप लोग थोड़ा समझिएगा कि सीलिंग ऑफ एम्पूल्स मतलब यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो सीलिंग मतलब देखिए क्या होता है भाई, एम्पूल्स हमारी ग्लास बॉटल्स होती हैं कुछ इस तरह की, ठीक है, कुछ इस तरह की हमारी ग्लास बॉटल्स देखने को मिलती हैं। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए पहले ये हमारी जो है इसके अंदर एक हमारा एम्प्टी स्पेस होता है जिसके अंदर से हमारी ड्रग जो है इंजेक्शन के थ्रू फिल की जाती है, ठीक है। अब फिल करने के बाद क्या होता है भाई, हमें यहाँ पे इसको बंद भी तो करना है। तो बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, बंद करने के लिए इस ग्लास को ना, इस ग्लास के अंदर हम लोग कोई अलग से ऐसा तो होता नहीं, अगर आप लोगों ने एम्पूल का भी देखा हो तो एम्पूल के अंदर कोई ऐसा कैप नहीं लगा होता है, मतलब कोई ऐसा कवरिंग नहीं होती कि उसके अंदर कोई कैप वगैरह लगा हो, बल्कि वो हमारा पूरा ग्लास से सील होता है ना। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे यूज करने से पहले इसको मतलब ऐसे फोड़ते हैं, ठीक है, मतलब इस ग्लास को तोड़ देते हैं, है ना। अगर आप लोग को पता हो, कभी देखा हो, तो इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने मतलब इसको सील कैसे करते हैं, तो इसको सील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे मेल्ट करते हैं, यानी कि देखिए ये जो ग्लास है ना, इसको हम लोग यहाँ पे पिघला देते हैं, और पिघला के ही यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देते हैं। अब इसकी क्लोजिंग के दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक हमारा होता है टिप और बेड सील, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे पुल सील। अब देखिए वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपली समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में अभी हम लोग देख लेंगे लैंग्वेज में। जैसे एक होता है हमारा टिप सील, ठीक है, दो तरह की सील होती है, टिप सील, एक होता है पुल सील। तो देखिए टिप सील का मतलब क्या होता है, टिप सील का मतलब हुआ कि ये जो हमारा एम्पूल है ना, इसके जो टिप होती है, टिप मतलब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे मेल्ट करके, ठीक है, और इसको घुमा के प्रॉपर्ली घुमा के, ठीक है, और उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली बंद कर देते हैं, मतलब इसको मेल्ट कर देते हैं तो ये आपस में चिपक के बंद हो जाता है। और एक होता है पुल सील। तो पुल सील में क्या होता है, पुल सील में ना हम लोग इसको थोड़ा सा इसके नेक वाले पार्ट पे हीट करते हैं। अब जब नेक वाले पार्ट पे हम लोग यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने के बाद क्या होता है, जब ये पिघलता है, ठीक है, तो पिघलने के बाद हम लोग क्या होता है, इसको खींचते हैं ऐसे ऊपर की तरफ। तो देखिए जब हम लोग इसको खींचते हैं तो खींचते खींचते क्या होता है, जैसे इसको हम लोग यहाँ पे जब पिघला के खींचेंगे तो खींचते खींचते देखिए ये क्या होगा, ये दो पार्ट्स में अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए एक हमारा इस तरीके से ऐसे अलग हो जाएगा, और एक हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे अलग हो जाएगा। लेकिन जब ये अलग होगा तो ये नीचे वाला पार्ट हमारा सील हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए एक हमारा पुल मतलब कि ऊपर की तरफ पुल करके हम लोग खींचते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नीचे वाला पार्ट सील हो जाता है। और दूसरा होता है टिप सील। तो टिप में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसकी टिप को सील कर देते हैं। तो बस यही दो स्टेप होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में थोड़ा सा देखना चाहें तो इसमें देखिए हमारा टिप और बेड सील में बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है।
तो देखिए टिप और बेड सील की बात करें तो देखिए दीस सील्स आर क्रिएटेड बाय मेल्टिंग द एम्पूल्स नेक विद अ गैस ऑक्सीजन फ्लेम फॉर्मिंग अ बेड दैट क्लोजेस द ओपनिंग। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग यहाँ पे गैस ऑक्सीजन फ्लेम में हीट करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे जो हमारी टिप होती है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे जो है सील होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्लोज हो जाती है। Uniformity is achieving by heating the neck evenly with burners on opposite sides or by rotating the ampoule over a single flame। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, यूनिफॉर्मली हम लोग इसको सील करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली जो है मतलब फ्रंट में अपोजिट फ्रंट में हीट किया, फिर अपोजिट साइड पे हीट किया, फिर इसको प्रॉपरली घुमा घुमा के हम लोग यहाँ पे इसको सील करते हैं, ठीक है। द फ्लेम टेम्परेचर एंड हीटिंग टाइम फॉर सीलिंग द एम्पूल विद अ ग्लास बेड मस्ट बी प्रिसाइजली मेजर्ड। और यहाँ पे देखिए जो भी एक फ्लेम टेम्परेचर है, ठीक है, और हीटिंग टाइम है, वो सभी के लिए यहाँ पे प्रिसाइजली मेजर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, किसी को हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक कर दे रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम और टेम्परेचर सबके लिए फिक्स होता है। एक्सेसिव हीट कैन क्रिएट अ बबल। अब देखिए अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे ना, तो वो एक बबल क्रिएट कर सकती है, जबकि जो अगर हम लोग बहुत इनसफिशिएंट अगर हीट लेंगे तो वो एक गैप छोड़ सकती है। तो एक प्रॉपर हीट होनी चाहिए, है ना। एंड इम्प्रॉपर सील्ड एम्पूल, और अगर मान लीजिए कोई इम्प्रॉपर सील है, प्रॉपरली सील नहीं हुआ, तो उस एम्पूल को हम लोग यहाँ पे लीकर बोल देते हैं, ठीक है। बस इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पुल सील्स के बारे में, तो देखिए पुल सील्स में क्या होता है, दिस सील इज फॉर्म बाय हीटिंग द एम्पूल नेक जस्ट बिलो द टिप। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, टिप के नीचे हम लोग यहाँ पे टिप के नीचे एम्पूल्स को हीट करते हैं। अब उसमें क्या होता है, यूजिंग फॉरसेप्स। देखिए फॉरसेप्स मतलब एक टाइप का हमारा चिमटा टाइप का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, फॉरसेप्स को हमारा टिप के ऊपर हम लोग ऐसे होल्ड करते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे, और देखिए देखिए मतलब फॉरसेप हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जैसे चिमटा टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा फोरसेप्स, ठीक है। तो इस फोरसेप्स से हम लोग इसको पकड़ के, ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं ताकि वो इवनली हीट हो सके, ठीक है। एम्पूल इज रोटेटेड ओवर अ फ्लेम अंटिल द ग्लास सॉफ्टनेस। और ये तब तक हम लोग घुमाते हैं जब तक ये ग्लास हमारा जो है सॉफ्ट ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। देन पुल्ड अवे टू क्रिएट अ ट्विस्टेड कैपिलरी ट्यूब। और उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करते हैं, जैसे सॉफ्ट होता है इसके ऊपर वाला हिस्सा खींच लेते हैं, जिससे हमारा एक जो है प्रॉपर जो है ट्विस्टेड कैपिलरी ट्यूब बन जाती है। पुल सीलिंग इज स्लोअर बट मोर रिलायबल दैन टिप सीलिंग। अब देखिए पुल सीलिंग वैसे स्लोअर होती है, लेकिन ये टिप सीलिंग से ज़्यादा रिलायबल देखने को मिलती है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हो, देखिए पुल सीलिंग इज इफेक्टिव फॉर पाउडर एम्पूल्स और दोज विथ लार्ज ओपनिंग। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी एम्पूल में हमारी बहुत ही लार्ज ओपनिंग है, या फिर किसी एम्पूल के अंदर पाउडर है, तो उसके लिए टिप पुल सीलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब अगर देखिए हमारी वेट नेक है, ठीक है, तो अगर हमारी नेक जो है वेट है, तो वो हमारी ब्रेक कर सकती है, मतलब कि सीलिंग को यहाँ पे ब्रेक कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे बबल के चांस जो है, कार्बन बिल्डअप के चांस मर सकते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि वेटिंग ना हो, ठीक है। टू प्रिवेंट प्रोडक्ट फ्रॉम डीकम्पोजिशन इन एन एम्पूल रिप्लेस द एयर। और इसमें भी हम लोग वही चीज़ है कि अगर हमारा डीकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एयर को जो है इनर्ट गैस यानी कि नाइट्रोजन वगैरह से रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली जो है सील कर देते हैं, ठीक है, और ताकि जो हमारी गैस है वो रिटेन हो सके, ठीक है। तो वही चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं पुल और बेड सील में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने एम्पूल्स की सीलिंग वगैरह को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीलिंग ऑफ एम्पूल्स हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना सेकंड, जो कि हमारा हो जाता है फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ वायल्स। तो देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा हमारे एम्पूल्स की सीलिंग को, अब हम लोग देखेंगे हमारे वॉयल्स की सीलिंग को, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे लार्ज कह सकते हो मल्टी डोज में मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वॉल्स में देखिए क्या होता है, वॉल्स आर स्मॉल मल्टी डोज ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर्स यूज टू होल्ड स्टेराइल इंजेक्टेबल मेडिकेशन। तो वही चीज़ है। बाकी द फिलिंग एंड सीलिंग प्रोसेस इज द क्रूशियल स्टेप। तो ये भी वही चीज़ है, क्रूशियल स्टेप होती है। अब देखिए कैसे परफॉर्म करते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है। सबसे पहला स्टेप हमारा जाता है फिलिंग। तो फिलिंग में देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड वायल्स आर ट्रांसफर्ड टू अ सीलिंग मशीन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड वायल्स को सबसे पहले एक सीलिंग मशीन में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, द मेडिकेशन इज फिल्ड इनटू द वायल्स यूजिंग स्टेराइल फिलिंग नीडल्स। और यहाँ पे क्या होता है, मेडिकेशन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेराइल नीडल्स से फिल कर देते हैं, ठीक है, और फिलिंग वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ताकि जो है ताकि जो है एक एक्यूरेट डोजिंग हमें देखने को मिले, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, वही है कि ड्रग को हम लोग फिल करेंगे, बस ये थोड़ा सा वही है कि लेंथ बढ़ाने के लिए इसको 3 स्टेप में हमें लिखना पड़ता है। बाकी इसमें कुछ खास थोड़ी है। अब फिलिंग का मतलब ड्रग को फिल करो, सीलिंग का मतलब सील कर दो फिल करने के बाद। तो देखिए सीलिंग में हमारे यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में हमारा जो वायल होता है उसके ऊपर हम लोग रबर को लगाते हैं, ठीक है, रबर स्टॉपर को। तो फर्स्ट स्टेराइल रबर स्टॉपर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द फिलिंग वायल। तो सबसे पहले एक रबर स्टॉपर को लगा देते हैं। अब देखिए सिर्फ रबर स्टॉपर को हम लगा के हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो स्टॉपर बहुत ही इजीली हमारे वायल से निकल सकता है ना। अगर निकल गया तो क्या होगा भाई, हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट पूरा खराब हो जाएगा। तो आफ्टर स्टॉपरिंग यानी कि रबर स्टॉपर को लगाने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम कैप को भी लगाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी वायल्स को देखा हो तो उसके ऊपर सबसे पहले एक एल्यूमिनियम कैप लगा होता है, उसके अंदर रबर होता है ना। तो
तो एल्यूमिनियम कैप को भी लगाते हैं क्रिम्ड ऑन टू द वायर्स टू सिक्योर द स्टॉपर एंड मेंटेन स्टेबिलिटी, ताकि जो स्टॉपर है वो सिक्योर हो सके और उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकें। ऑटोमेटिक वायल कैपिंग मशीन इंश्योर यूनिफॉर्म एंड रिलायबल सीलिंग, ठीक है। और ऑटोमेटिक देखिए कुछ हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जो कि इसको प्रॉपरली जो है सील करके हमारी रिलायबल सीलिंग को यूनिफॉर्म करती हैं, ठीक है, मतलब कि इंश्योर करती हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ वायर्स देखने को मिलता है। और उसके बाद लास्ट हमारा एक और आता है फिलिंग ऑफ इन्फ्यूजन फ्लूइड्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स होते हैं तो उनकी फिलिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। जैसे कि देखिए द फिलिंग ऑफ इन्फ्यूजन फ्लूइड्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एम्पूल्स कंटेनर्स विद इंट्रावेनस फ्लूइड्स दैट आर यूज्ड टू एडमिनिस्टर न्यूट्रिएंट्स मेडिकेशंस और फ्लूइड टू पेशेंट थ्रू इन ऑइल। तो इसमें भी वही चीज़ है कि देखिए इसमें क्या होता है भाई, हमारा NaCl वगैरह के प्रिपरेशन होती है ना, डिहाइड्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हमारी जो है कुछ इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग यहाँ पे सील कैसे करते हैं, तो देखिए इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑटोमेटेड फिलिंग मशीन आर ऑफन यूज। देखिए अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन है तो उसमें हम लोग ऑटोमेटेड फिलिंग मशीन का यूज करते हैं। वहीं अगर मान लीजिए दीज सिस्टम्स आर डिजाइन टू फिल कंटेनर्स विथ प्रिसाइज अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड वाइल इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए लार्ज वॉल्यूम में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर फिलिंग होती है, ठीक है, और स्टेबिलिटी को यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। अब स्मॉल में क्या होता है, स्मॉल में हमारे कुछ ट्रेन स्टॉप होते हैं जो कि मैनुअली इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है, अंडर द एसेप्टिक कंडीशन। तो कुछ इस तरीके से हमारी इन्फ्यूजन फ्लूइड्स की फिलिंग देखने को मिलती है। तो देखिए ये तो हमारे यहाँ पे फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ वायर्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे हो जाता है जो है पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा फाइनली जो है बस हमारे 2 टॉपिक और बचते हैं, उसके बाद हमारा ये पैरेंटल्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला हो जाता है पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर सिलेक्शन। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, अब हम लोग यहाँ पे फाइनली देखेंगे कि हमारे कौन कौन से मटेरियल्स हमारे मेनली यूज होते हैं हमारे कह सकते हो कंटेनर्स को बनाने के लिए। जैसे वायर्स होता है, ठीक है, और हमारा एम्पूल्स होता है, उनको बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। तो जब वही है ग्लास, प्लास्टिक, यही सब यूज होता है। बस इसको थोड़ा सा भी लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग देख लेंगे। तो देखिए द चॉइस ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर। तो देखिए कंटेनर मतलब जिसमें हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन को फिल करेंगे, क्लोजर मतलब जो हमारा रबर का क्लोजर हो जाता है। द चॉइस ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स इज क्रूशियल फॉर मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी को मेंटेन कर सकें। द कंटेनर एंड क्लोजर मस्ट बी कंपैटिबल विद ड्रग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। और देखिए ये हमारे ड्रग प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। द कंटेनर एंड क्लोजर मस्ट मेंटेन द स्टेबिलिटी, और ये बहुत ही स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए थ्रू आउट इट्स सेल्फ लाइफ, ठीक है। ग्लास, प्लास्टिक, रबर आर मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल्स फॉर पैकिंग एंड क्लोजर ऑफ कंटेनर, ठीक है, पैरेंटल्स। तो वही चीज़ है बस। और अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हमारा आ जाता है ग्लास। तो देखिए ग्लास तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो वायर्स होते हैं, एम्पूल्स होते हैं, सब ग्लास के मिलकर बने होते हैं। तो देखिए ग्लास कंटेनर्स आर कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंटेंट। तो देखिए ग्लास क्योंकि क्या करता है, हमारा इंटीग्रिटी यानी उसका स्ट्रक्चर, उसका जो है कह सकते हो प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखता है, उसी के उसके स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, इसीलिए ग्लास हमारे बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। अब देखिए ग्लास भी ना बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक हमारा हो जाता है टाइप 1 या फिर इसी को हम लोग बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारा 81% सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, 13% बोराइक एसिड होता है, ठीक है, और हमारे अदर ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ हमारे जो है टाइप 2 हो जाता है, ठीक है। टाइप 2 हमारे सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास होते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसके अलावा हमारे कैल्शियम ऑक्साइड भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें बस आप लोगों को कंपोजिशन वगैरह थोड़ा बहुत लिख देना है। टाइप 3 हमारे सोडा लाइम ग्लास होते हैं। तो ये हमारे नॉन एक्वस पैरेंटल्स को और पाउडर फॉर इंजेक्शन को यूज करने के लिए, मतलब होल्ड रखने के लिए यूज किए जाते हैं। और टाइप 4 हमारे नॉन पैरेंटल्स होते हैं। तो ये हमारे कह सकते हो ये हमारी ऐसी जो हमारी मतलब देखिए इसका यूज हम लोग पैरेंटल्स के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। इसका यूज हमारा जो है ओरल लिक्विड्स जैसे कि हमारे कुछ सिरप्स वगैरह होते हैं उनके लिए करते हैं। तो ये हमारा मतलब ग्लास का टाइप तो होता है लेकिन पैरेंटल में यूज नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है प्लास्टिक्स, ठीक है। तो देखिए तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आते हैं प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स में देखिए हमारा क्या होता है, तो प्लास्टिक्स में जैसे प्लास्टिक्स हमारा जैसे पॉलीथाइलिन हो गया या फिर पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इंक्रीजिंगली यूज्ड होते हैं, ठीक है, फॉर पैकिंग पेरेंटल प्रोडक्ट्स सच एज इंट्रावेनस फ्लूइड्स थ्रू दो ग्लास इज स्टिल मोर कॉमन। हालांकि ग्लास ज़्यादा कॉमन होता है लेकिन हम फिर भी यहाँ पे प्लास्टिक्स भी यूज होते हैं। और स्पेशली किसमें, अगर आप लोगों को याद हो तो याद क्या हो, मतलब अगर आप लोगों ने देखा हो इन्फ्यूजन फ्लूइड्स में हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। प्लास्टिक्स ही हमारे जैसे जो हमारी बोतलें होती हैं, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, तो वो हमारी प्लास्टिक्स की ही होती हैं ज़्यादातर। पॉलीप्रोपाइलिन कंटेनर्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड
फॉर स्टरलाइजेशन एंड मैनी प्लास्टिक्स आर सेलेक्टिवली परमिएबल मेकिंग देम सुटेबल फॉर डिस्पोजेबल एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्पोजेबल एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स ये हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारा मतलब ये जो हमारे मतलब कि इन्फ्यूजन्स को चढ़ाने के लिए, ठीक है, इन्फ्यूजन्स आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी पाइप होती है ना इन्फ्यूजन्स से नीचे जो लेके आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स। ठीक है, तो उसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा सुटेबल हो जाती है बहुत सारे, क्योंकि वो हमारा इजिली परमिएट कर जाता है ना, तो उसके लिए हमारे ये सुटेबल हो जाते हैं पॉली प्रोपाइलिन के कंटेनर्स। और रबर की बात करें तो रबर देखिए, रबर मेनली हमारा जो है मल्टीपल डोज वायल्स को सील करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आईवी बॉटल्स, डिस्पोजेबल सिरिंज प्लग्स, ठीक है, तो यही इन सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, एंड आई ड्रॉप पिपेट बल्ब्स, ठीक है, तो ये सभी के लिए हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो आई ड्रॉप पिपेट बल्ब्स, तो देखिए ये भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये भी मतलब कि जो हमारा आई ड्रॉप जैसे ये जो होता नहीं है मतलब इस टाइप का जो होता है, ठीक है, आई ड्रॉप का, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर का हिस्सा रबड़ का ही तो बना होता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ड्रॉपर जो होता है, सिंपली ड्रॉपर, ठीक है, तो ड्रॉपर का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमारा वो भी रबर का बना होता है। तो इन सभी में हम लोग यहाँ पे जो है रबर का यूज करते हैं। ठीक है, डिस्पोजेबल सिरिंज प्लग्स भी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनका रबर का यूज करते हैं। इट अलाउज हाइपोडर्मिक नीडल, ठीक है, हाइपोडर्मिक हो जाएगा ये डर्मिक, ठीक है, हाइपोडर्मिक, तो देखिए हाइपोडर्मिक नीडल का कुछ खास मतलब नहीं है, हमारी वही सिरिंज होती है। ठीक है, तो हाइपोडर्मिक नीडल जो हमारी होती है और वो हमारी जो है क्या होती है, वो हमारी इंटर होती है। और वायर्स यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा। देखिए जैसे हमारा क्या है कि जैसे हमारा वायर्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे वायर्स, मतलब इस तरीके से नहीं होता है बट समझ लो इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये हमारा रबर का क्लोजर लगा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, जो हमारा इंजेक्शन होता है उसको हम लोग डायरेक्टली रबर का क्लोजर निकालते नहीं है, बल्कि डायरेक्टली इसी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने डाला और हमारे इंजेक्शन को फिल कर लिया, लेकिन ये हमारे मल्टीपल यूज के लिए यूज होते हैं, मतलब मल्टीपल डोज के लिए यूज होते हैं। तो हम लोग एक बार में सारा सोल्यूशन तो लेते नहीं है, थोड़ा बच जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो रबर्स होते हैं ना, तो जैसे सिरिंज हम लोगों ने जब डाली और निकाली तो ये रबर ना इनके अंदर सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि एक बार इंजेक्शन डाली फिर निकाली तो ये जो रबर होता है ये इस स्पेस को अपने आप फिल कर देता है। ठीक है, मतलब तो ये चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि रीसील वायर्स, यानी कि जो वायर्स होते हैं ना तो उनको यहाँ पे रीसील कर सके, यानी कि एक बार हम लोगों ने इंजेक्शन को इंटर किया उसके बाद जब निकाल लिया तो ये जो रबर होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो वायर्स को यहाँ पे रिसील कर सके। सिक्योर्ड बाय एन एल्यूमिनियम बैंड, और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हमारा एक एल्यूमिनियम बैंड यहाँ पे सिक्योर होता है ना, एल्यूमिनियम बैंड से सील करते हैं हम लोग यहाँ पे। रबर सील्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रीन, अ लीनियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे देखिए जो रबर सील्स होती है उसके अंदर मेनली हमारा एक आइसोप्रीन यूनिट देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा, जो कि हमारा एक लीनियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है विद सम न्यूट्रल पोलाइमर्स, नेचुरल पोलाइमर्स रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक रबर। ठीक है, तो हमारे कुछ इस तरीके से नेचुरल पोलाइमर्स देखने को मिलते हैं और ये हमारे जो है सिंथेटिक रबर्स में जो है हम लोग इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। कुछ हमारे नेचुरल भी होते हैं, कुछ हमारे सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ना फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लेबल के बारे में, ठीक है, तो लेबल में देखिए जो हमारे लेबल्स होते हैं, तो लेबल में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए हमारे इंजेक्टेबल्स में, यानी कि हमारे पैरेंटल्स में। तो देखिए द लेबल ऑन एन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट मस्ट इंक्लूड एसेंशियल सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए बहुत ही जरूरी हमारी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब चूंकि आप लोग को पता है कि जो हमारे पैरेंटल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो ड्यू टू स्पेस लिमिटेशन, यानी ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से एडिशनल प्रिंटेड मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को अगर पता हो, ठीक है, तो कभी कभी आप लोग जो है क्या होता है, कोई भी मतलब कोई भी डिब्बा लेते हो, ठीक है, उसको उसमें हमारा प्रोडक्ट रखा होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को निकालते हो तो एक पर्ची आप लोग को देखने को मिलती है ना, और उस पर्ची को जब आप लोग ओपन करते हो तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे एक एडिशनल उसी तरीके से एक एडिशनल प्रिंटेड मटेरियल हमारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि क्योंकि जहाँ जो है प्रोडक्ट में ज़्यादा जगह होती नहीं है, इसलिए हम लोग एक एडिशनल लेबल प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। लेबलिंग रिफर्स टू ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन द इमीडिएट कंटेनर और पैकेजिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द आउटर शिपिंग बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारे इसके अंदर यहाँ पे जो भी हमारा कंटेनर होता है, पैकेजिंग होती है, उसके अंदर सभी इन्फॉर्मेशन हमारी मेंशन होनी चाहिए। अब देखिए लेबल के अंदर हमारी कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा देखिएगा।
द लेबल इंक्लूड दीज डिटेल्स। तो लेबल के अंदर देखिए क्या क्या डिटेल होती है। सबसे पहले उसका प्रोडक्ट का नेम होता है, उसके बाद लिक्विड ड्रग परसेंटेज होता है, उसके बाद सॉलिड एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये सारी चीज़ें देखिए पढ़ने वाली चीज़ें, इसमें कुछ खास समझना नहीं है। जैसे हमारा फिर लिक्विड कौन सा प्रिपेयर किया गया इंजेक्शन के लिए, ठीक है, सस्पेंशन के लिए, या फिर डिलीवरी मेथड कैसा होना चाहिए, स्टोरेज नीड्स कैसी स्टोरेज नीड्स हैं, एक्सपायरी डेट कितना है, ठीक है, कब एक्सपायरी डेट एक्सपायर होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी व्हीकल्स यूज़ किए उनका नाम होना चाहिए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद जो भी सब्सटेंस हमारे यूज़ किए गए हैं प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को, उनका सबका नेम होना चाहिए, ठीक है, मेकर्स का नेम होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हिस्ट्री के लिए एक लॉट नंबर होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए द लेबल मस्ट बी क्लियरली विजिबल, और लेबल हमारा जो है प्योरली बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई डायलिसिस, हीमोफिल्ट्रेशन या फिर इरिगेशन सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसके अंदर उसके लिए हमारे यहाँ पे अलग सी चीज़ें जो है मेंशन होनी चाहिए एंड इंडिकेट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि ये हमारे इंट्रावेनस यूज के लिए नहीं है। और वेटरनरी इंजेक्शन लेबल शुड ऑल्सो भी, और वेटरनरी मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंजेक्शन है जो कि हमारा एनिमल्स के लिए है, ठीक है, तो वो हमारा प्रॉपर अलग से मेंशन होना चाहिए कि ये ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, वो एनिमल्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेंशन होनी चाहिए ना। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसके बाद हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पे हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, यानी कि पेरेंटल प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसमें देखिए हमारे यहाँ पे पेरेंटल प्रोडक्ट्स अंडरगो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी एंड पायरोजन टेस्ट ड्यू टू देयर यूज इनसाइड द बॉडी। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इंक्लूड्स। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता है कि जो हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट है उनको हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर यूज करते हैं, तो इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी तो नहीं है, कोई भी पायरोजन्स वगैरह तो नहीं है। तो वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहला टेस्ट हमारा जाता है लीकल टेस्टिंग। अब लीकल टेस्टिंग जैसा कि इसका नाम ही है लीकर, यानी कि देखिए इसको हम लोग यूज करते हैं कि हमारा जो भी पेरेंटर है, ठीक है, वो हमारा लीक तो नहीं हो रहा है, मतलब कि उसके उसके उससे जो हमारा ड्रग बाहर तो नहीं आ रहा है, उसके लीकेज को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, अब इसमें मेनली हम लोग यहाँ पे एम्पूल्स वगैरह की लीकिंग को चेक करते हैं कि जो हमारा एम्पूल है वो प्रॉपर सील हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए एम्पूल्स आर सील्ड यूजिंग टिप सीलिंग और पुल सीलिंग। तो हम लोगों ने देखा कि एम्पूल्स हमारा दो तरीके से सील होता है। इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली दे मे क्रैक। अगर हम लोग यहाँ पे एम्पूल्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो वो क्रैक हो सकते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा ब्रेक हो सकते हैं अराउंड द सील के पास में। और बेस टू चेक फॉर इशूज अ लीक टेस्ट इज डन विद सैंपल एम्पूल्स प्लेस्ड इन कलर्ड डाई सोल्यूशन एंड एक्सपोज टू नेगेटिव प्रेशर इन अ वैक्यूम चैम्बर। इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, जैसे हम लोगों ने एम्पूल्स को लिया, ठीक है, सॉरी एम्पूल्स को लिया जिस टाइप से, मान लीजिए ऐसे एम्पूल्स को लिया, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके से एम्पूल्स को लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोगों ने देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है सबसे पहली बात तो हमारे एक वैक्यूम के अंदर रखा, और एक हमारे यहाँ पे डाई यानी कि कलरिंग सोल्यूशन को रख दिया, ठीक है, हमारे यहाँ पे इसके साथ में हम लोगों ने कलरिंग सोल्यूशन को रख दिया और निगेटिव प्रेशर में एक्सपोज कर दिया। देखिए निगेटिव प्रेशर का मतलब होता है जब यहाँ पे प्रेशर जो है बाहर से अंदर की तरफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से होता है हमारा निगेटिव प्रेशर। तो निगेटिव प्रेशर जब होगा तो होगा क्या, निगेटिव प्रेशर में ये जो हमारी डाई है ना, ये हमारी जो है एम्पूल्स के अंदर जाने की कोशिश करेगी, यानी जो डाई है वो एम्पूल्स के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। लेकिन ये अंदर जा कब पाएगी, अंदर जा तभी पाएगी जब इसके अंदर कोई क्रैक वगैरह होगा, है ना। तो उसके देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे लगभग 30 मिनट तक जो है निगेटिव प्रेशर में एक्सपोज करके रखेंगे डाई के साथ। आफ्टर 30 मिनट्स द वैक्यूम इज रिलीज। आफ्टर 30 मिनट के बाद हम लोग वैक्यूम को रिलीज कर देंगे टू सी इफ द डाई इंटर्स एनी ओपनिंग। तो हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारी डाई है वो हमारे एम्पूल्स के अंदर इंटर हुई है कि नहीं हुई है। अगर हमारे एम्पूल के अंदर डाई इंटर हो गई तो इसका मतलब हमारा लीकेज है ना। और अगर हमारी जो डाई है वो हमारे एम्पूल के अंदर नहीं जा पाई तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं है, ताकि इसीलिए हमारी जो डाई है वो एम्पूल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाई, है ना। तो देखिए एम्पूल्स को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एम्पूल्स आर देन वाश्ड एंड इंस्पेक्टेड फॉर कलर चेंज। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं कि कोई भी कलर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। द टेस्ट कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग ऑटोक्लेविंग, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑटोक्लेविंग के ड्यूरिंग मतलब कि उसके दौरान भी यूज कर सकते हैं। हाउ एवर इट इज नॉट सुटेबल फॉर वायल्स एंड बॉटल्स ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबल रबर क्लोजर। अब देखिए ये हमारे यहाँ पे जो है सिर्फ एम्पूल्स के लिए ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि देखिए वायल्स में क्या होता है भाई, वायल्स में हमारा रबर क्लोजिंग होती है। तो रबर क्लोजिंग के अंदर क्या होता है, रबर क्लोजिंग के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे लीकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर में हमारी जो डाई है वो उसके अंदर यहाँ पे जा सकती है। इसीलिए वायर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्लैरिटी टेस्टिंग। तो देखिए क्लैरिटी टेस्टिंग हमारा क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना क्लियर है, ठीक है, वो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। जनरली हमारे क्या होता है, जनरली आप लोगों ने देखा हो जो हमारी आईवी जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे बहुत ही क्लियर होते हैं, तो उस चीज़ को भी हमें चेक करना होता है।
क्लैरिटी टेस्टिंग इज क्रूशियल टू अवॉइड डिस्टर्बिंग पेरेंटल प्रोडक्ट विद पार्टिकुलर मैटर, ठीक है। तो हमारे किसी भी मतलब इसको ताकि हमारा जो पेरेंटल है उसको डिस्टर्ब ना किया जा सके, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। द टेस्टिंग इन्वॉल्व्स विजुअली इंस्पेक्टिंग कंटेनर्स इन लाइट अगेंस्ट ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट और ब्लैक बैकग्राउंड में, वाइट और ब्लैक बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ठीक है। ड्यू टू इट्स लिमिटेशन सोल्यूशंस कैन ऑल्सो बी फिल्टर्ड एंड एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे विजुअली जो है अपनी आंखों से बहुत अच्छे से हम लोग हो सकते हैं ना देख पाए, इसके लिए हम लोग सोल्यूशन को जो है फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोप के द्वारा भी हम लोग यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक, और इसके अलावा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम भी होते हैं जैसे क्वांटीमेट 720 या फिर अदर डिटेक्शन मेथड, ठीक है, बहुत सारे अदर डिटेक्शन मेथड्स भी होते हैं जो कि यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं हमारा सोल्यूशन के अंदर क्लैरिटी कितनी है। अब फिर हमारा जो है एक थर्ड टेस्ट आ जाता है पायरोजन टेस्ट। अब देखिए पायरोजन टेस्ट क्या होता है। देखिए पायरोजन हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई पेरेंटल प्रोडक्ट अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर किया और एडमिनिस्टर करने के बाद अगर उसने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ थोड़ी है। तो इसको भी हमें चेक करना होगा। तो इसके लिए हमारे देखिए अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे इसके अंदर एक हमारा रैबिट टेस्ट आ जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे अपने हेल्दी रैबिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हेल्दी रैबिट्स आर यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्ट इन अ प्रॉपर इन्वायरमेंट विद अ सुटेबल डाइट। तो इसमें हम लोग यहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट और सुटेबल डाइट के अंदर हेल्दी रैबिट्स को यूज करते हैं। अब देखिए इसमें करते क्या है, ईच रैबिट्स नॉर्मल कंट्रोल टेम्परेचर इज मेजर्ड बिफोर इंजेक्टिंग अ हीटेड टेस्ट सोल्यूशन इनटू द एयर वेन। तो इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले उनका एक नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद जो रैबिट्स की ईयर होती है ना, उसके अंदर जो वेन होती है, वेन, ठीक है, उसी वेन के अंदर हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, इंजेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे 1 से 3 घंटे तक हर 30 मिनट में उनका टेम्परेचर चेक करते हैं कि उनके टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस तो नहीं हुए। अगर होते हैं तो इसके अलावा इसका मतलब जो हमारा पायरोजन है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा पायरोजन फ्री है। बाकी इसके अलावा देखिए हमारा एक लाल टेस्ट भी होता है, ठीक है, जो कि हमारा लाइमुलस अमीबोसाइड लाइसेट टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा बेसिकली जो हमारा एक टाइप का हॉर्स शू क्रैब होता है, मतलब एक केकड़े की एक प्रजाति होती है, ठीक है। तो उससे हमें एक सब्सटेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो उससे भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर होता है, ठीक है, तो वो हमारा एक सॉलिड जेल फॉर्म कर लेता है। तो इससे भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। बट मेनली आप लोग रैबिट टेस्ट लिखा ना, इतना बहुत है, ठीक है। और फाइनली अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लास्ट हमारा आता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो सिंपल सी बात है भाई, स्टेरिलिटी मतलब कि उसके अंदर कोई भी माइक्रोब तो नहीं प्रेजेंट है, उसके अंदर किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो स्टेरिलिटी मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टेरिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए, ठीक है। स्टेरिलिटी टेस्ट एग्जामिन्स स्टेराइल प्रोडक्ट टू इंश्योर कंप्लायंस विद करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से कंप्लाई मतलब कि उससे कह सकते हो मिलने एग्री करने के लिए भी हमारा ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा स्टेराइल होना ही चाहिए। भाई स्टेरिलिटी हमारे पेरेंटल्स का सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो स्टेराइल होना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो इसमें देखिए सिंस द टेस्ट डिस्ट्रॉयज द सैंपल नॉट ऑल टाइम्स कैन बी टेस्टेड फॉर स्टेरिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए जो हमारा टेस्ट होता है, तो हम लोग अभी देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, सैंपल्स को हमें बेसिकली थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है। तो हालांकि हर टाइम हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन एक बार हम लोगों ने यूज़ कर लिया तो हमारा मतलब लगभग हम लोग जैसे एक बैच के लिए हम लोगों ने एक बार यूज़ कर लिया, तो हम लोग जो है ऐसा कर देते हैं कि हाँ चलो बाकी बैच हमारा ठीक है। अब मतलब हर सैंपल को तो हम लोग नहीं से टेस्ट कर सकते, एक बैच के एक सैंपल को हम लोग टेस्ट करते हैं और बाकी हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं उसके बेसिस पे। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो एक हमारा होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बैच का एक सोल्यूशन है, ठीक है, पेरेंटल सोल्यूशन है, इसको हम लोग करेंगे क्या, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में हम लोग यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लेंगे और इस फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे इस पोर साइज को पार नहीं कर सकता। तो इस फिल्टर पेपर इस फिल्टर पेपर से हम लोग करते क्या है, इस सोल्यूशन को डिप करते हैं, ठीक है। और डिप करने के बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस सोल्यूशन में कोई भी बैक्टीरिया होगा तो वो इसमें फंस जाएगा। तो लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया फंसा है कि नहीं फंसा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस डिप करने के बाद क्या करेंगे, जो फिल्टर पेपर होगा ना, इसको हम लोग यहाँ पे जो है अपने कल्चर मीडिया के अंदर डाल के रख देंगे, ठीक है, कल्चर मीडिया के अंदर। तो कल्चर मीडिया के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को, ठीक है, सोल्यूशन को इस फिल्टर पेपर से पास कराने के बाद इस मेम्ब्रेन फिल्टर को हम लोग कल्चर मीडिया में रख देंगे। अब कल्चर मीडिया में रखने के बाद अगर इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, तो कल्चर मीडिया भाई क्या होता है, कल्चर मीडिया हमारा ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। तो अगर इसमें कोई भी माइक्रोब होगा
ठीक है, अगर कोई भी बैक्टीरिया रहा होगा तो वो उसमें फंस गया होगा, और अगर फंस गया होगा तो हम लोग कल्चर मीडिया में जैसे डालेंगे तो वो क्या होगा भाई, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो कल्चर मीडिया में रखने के बाद हम लोग यहाँ पे इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कल्चर मीडिया को लगभग 14 दिनों तक रखने के बाद हम लोग चेक करेंगे, अगर कोई भी हमें बैक्टीरिया दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन है वो स्टेराइल नहीं था। और अगर हमें कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं दिख रही है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन स्टेराइल है। बहुत सिंपल है, ठीक है। और देखिए जो कल्चर मीडिया हम लोग यहाँ पे मेनली यूज करते हैं वो हमारा मेनली जो है एक एफटीएम होता है यानी फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम होता है, एक हमारा एससीडीएम होता है जो कि हमारा होता है सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडियम, ठीक है। तो ये हमारे दो अलग अलग टाइप के कल्चर मीडिया होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे मेनली यूज करते हैं अपने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को रखने के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी बैक्टीरिया ग्रो होता है तो हमारा इसका मतलब भी पॉजिटिव है, और अगर हमारा नहीं होता है तो नेगेटिव हो जाता है। और लास्ट हमारा रहता है डायरेक्ट इनॉकुलेशन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम लोग डायरेक्टली हमारा लिक्विड कल्चर मीडियम लेते हैं, ठीक है। और इस लिक्विड कल्चर मीडियम में अब ये हमारा एक हमारा हो सकता है एफटीएम वही फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम, एक हमारा सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडियम। इन दोनों में से किसी में भी हम लोग यहाँ पे या फिर दोनों में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन का थोड़ा अमाउंट जो है इसमें डाल के रख देते हैं। डालने के बाद इसको 14 दिनों तक इंक्यूबेट कर देते हैं, ठीक है। इंक्यूबेट मतलब कि उसको प्रॉपर ऐसी एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें हमारा जो है बैक्टीरिया ग्रो कर सके। तो अगर 14 दिनों तक रखने के बाद अगर हमारा कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ दिख रही है, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन स्टेराइल नहीं है। और अगर नहीं दिखी, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन में कोई भी बैक्टीरिया नहीं थे, हमारा सोल्यूशन स्टेराइल था। बस यही होता है। तो ये देखिए, ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट पेरेंटल प्रोडक्ट्स का लेक्चर। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ के हो गए। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।